टोटल मार्केट साइज अभी जैसे मैं बता रहा था सोलापुर की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन है, 12 लाख सोलापुर की पॉपुलेशन है सिटी की। आई एम नॉट कंसीडरिंग द तालुका प्लेसेस। तो मार्केट का साइज कितना है और मार्केट में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है, हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है, वो भी जरूरी है हमारा मार्केट असेसमेंट के लिए। मार्केट के ट्रेंड्स, मार्केट्स में चल क्या रहा है, आई मीन बोलते हैं ना जहाँ पे जिस तरह से प्रवाह जो जो डायरेक्शन में प्रवाह चल रहा है हमको वो साथ में चलना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि मार्केट में कुछ चीज अलग चल रही है और हम उसके अपोजिट साइड में जाके बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग बिजनेस में लॉस करेंगे, है ना। तो मार्केट के ट्रेंड्स को समझना जरूरी है। मार्केट में भी फैशन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, फर्नीचर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चल रहा है, लॉजिस्टिक्स में क्या चल रहा है। फूड एंड बेवरेज में अभी क्लाउड किचन का बहुत ज्यादा कांसेप्ट फेमस हो गया है। ड्यूरिंग पैंडेमिक पीपल यूज्ड टू ऑर्डर ऑनलाइन फूड, राइट। तो क्लाउड किचन बहुत ज्यादा चल रहा था, तो क्लाउड किचन का सब लोगों ने अपॉर्चुनिटी उठाया उसकी और क्लाउड किचन बहुत सारे लोगों ने शुरू किया। तो ये होता है मार्केट का ट्रेंड्स। मार्केट का सेगमेंटेशन, देखो हर चीज हर आदमी को बेची नहीं जाती ना, है ना। कोई भी सर्विस कोई भी प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक मार्केट के लिए होता है, एक स्पेसिफिक टारगेट कस्टमर रहता है। तो मार्केट के सेगमेंटेशन का भी हमको एनालिसिस करना जरूरी है जब आप बिजनेस कर रहे हैं। तो प्राइसिंग एंड इंडस्ट्री कॉस्ट स्ट्रक्चर, इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट, पता है आपको ना। हम देखो हम अगर मेरे पास कितने भी अच्छा क्वालिटी का माल रहेगा, अगर मैं 50 रुपए महंगा बेच रहा हूँ और मेरा कॉम्पिटिटर है क्वालिटी उसकी लो है लेकिन 50 रुपए सस्ता बेच रहा है, तो कस्टमर किसके पास जाएंगे, 50 रुपए सस्ते पास जाएंगे, राइट। बिकॉज इन इंडिया में क्वांटिटी मैटर्स, क्वालिटी डजंट मैटर, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, क्या चलता है वो अभी कैसा है, सबको लेके साथ में चल रहा है। अभी मेरी कैपेसिटी है, मैं वो अफोर्ड कर रहा हूँ, एक बंदे की कैपेसिटी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन कपड़ा तो पहनना है उसको। अगर मैं पीटर इंग्लैंड पहन रहा हूँ, मैं लुई फिलिप्स पहन रहा हूँ, ये मेरा मैं अपने अपने इनकम के हिसाब से मैं खर्चा कर रहा हूँ, लेकिन अभी उसकी इनकम नहीं तो वो सादा पहनेगा, तो डिपेंड करता है। तो इंडिया इज वेरी प्राइस कंसर्न मार्केट। तो ये भी हमको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि प्राइस और इंडस्ट्री का कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। कंपटीशन इन द मार्केट, हर फील्ड में अभी कंपटीशन बहुत स्टिफ हो गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव इन द कंपटीशन। अब मार्केट में सर्वाइव कैसा कर रहे हैं, मार्केट में इतना कंपटीशन है अभी हर फील्ड में। अभी आप देखिए, एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको, शेरा होटल से लेके ये चौक तक कम से कम 15 फार्मेसीज है, राइट। 15 फार्मेसीज है, लेकिन 15 फार्मेसी में चल रहे 3 खाली। एक उमा मेडिकल चल रहा है, एक उमा मेडिकल चल रहा है, एक गोविंद मेडिकल चल रहा है। प्रोडक्ट तो सबके पास ब्रांडेड मेडिसिन है, सबके पास प्राइसिंग सेम है ना, सबके पास अवेलेबिलिटी भी है, लेकिन इनके अपने कुछ यूएसपी है। जैसे उमा मेडिकल की बात बताऊं मैं आपको, इज नॉट माय कस्टमर बट आई एम स्टिल प्रमोटिंग हिम, राइट। वो मेरे कस्टमर नहीं, फिर भी मैं प्रमोट कर रहा हूं बिकॉज़ उनकी यूएसपी क्या है, उनकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। जो मेडिसिन पूरे सोलापुर में नहीं मिलता वो उमा में मिलता है, राइट। कितने लोग एग्री करते हैं, जाहिर एग्री करते हैं मेरे से, है ना। पेंडेमिक में आपने देखा रहेगा, पेंडेमिक में जो मेडिसिन इसके पास भी अवेलेबल है थी, हालांकि आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटक से लोग सोलापुर आते थे मेडिसिन, जाकिर भाई उमा मेडिकल यहाँ के साथ से। सो दिस इज देयर यूएसपी, उनकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर। हालांकि आजू बाजू में 15 मेडिकल शॉप है, लेकिन उमा मेडिकल इज टॉप बिकॉज ऑफ दिस यूएसपी। तो हमको पता चल जाएगा कि मार्केट में हम सर्वाइव कैसे करना है। अभी रिटेल में भी, फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया। लेट से बेगमपेट का एरिया बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया, नवी पेट का एरिया, नवी पेट से हम लोग अभी बेगमपेट कॉम्पीट कर रहा है, अभी बेगमपेट से अशोक चौक कॉम्पीट कर रहा है, लेकिन सबका अपना अपना कस्टमर है। जो कस्टमर नवी पेट में जाता है वो बार्गेनिंग नहीं करता है, वही कस्टमर बेगमपेट में आता है तो बार्गेनिंग शुरू करता है। क्यों? दिस इज द डिफरेंस। नवी पेट में कैसा है, 3rd या 4th जनरेशन काम कर रहा है, बेगमपेट में 1st जनरेशन काम कर रहा है, अशोक चौक में अभी आ रहे हो। और ये सेगमेंट अलग अलग है। नवी पेट में कैसा स्टैंडर्ड प्राइस है, वहां पे नेगोशिएशन नहीं होता है, वो लेके जाए। बेगमपेट में थोड़ा 10-15%, 20% का नेगोशिएशन होता है। अशोक चौक पे क्या करते हैं, किसी को आया देना है तो अशोक चौक जाते हैं सब लोग। सही है ना, आया में किसी को देना है, टावल देना है, कपड़े देना है, तो बोले चलो अशोक चौक जाएंगे, बिकॉज़ दे आर नॉट द कंज्यूमर्स। वो अपने को नहीं लाना है, अपने को लाना है तो नवी पेट जाएंगे या बेगमपेट जाएंगे, लेकिन दूसरों को देना है तो अशोक चौक जाएंगे। तो ये मार्केट का डिफरेंस है, समझ रहे ना बात को। तो बट एवरीबॉडी हैज हिज ओन कस्टमर्स, अपने अपने हिसाब से चलता है। आई मीन आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज टू एनीवन बाय द वे, बट दिस इज द डिफरेंस व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। सही है ना जावेद भाई?
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना स्ट्रांग नेटवर्क बना रहे हैं आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई मेरा अगर शॉप लेट से जुड़े सोलापुर में है तो मैं इस स्टाइल के कस्टमर जोड़ वाली पे के कस्टमर वहां पे नहीं आ सकते, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी आपको क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि आपका ब्रांड इतना ज्यादा फेमस है अभी, तो लोगों को रीच वहां तक लेवल पे आपको लोगों के पास जाना जरूरी है। तो आप कैसे रीच बढ़ा रहे हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू। आज कितने भी बड़े बड़े ब्रांड देखिए आप, एक तो सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डीलर्स होते हैं, रिटेलर होते हैं, लेकिन जो मेन जो आता है वहां से ऐसे ही आता है। तो आपको अगर अपनी मार्केट की रीच बढ़ाना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ये जैसे बताया आपने प्राइस एंड क्वालिटी स्ट्रेटजी, ये थोड़ा मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे स्टार्ट में बताता हूं, ये है, ये क्वालिटी है, ये प्राइस है, ठीक है। ये ऑर्डर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि डिफरेंस क्या होता है। अभी ये वैल्यू फॉर मनी में क्या है, गुड क्वालिटी में लो प्राइस। इसमें होता है मारुति सुजुकी की कार, आप देखो कभी भी मारुति सुजुकी की कार कितने अफोर्डेबल है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो वैल्यू फॉर मनी है, राइट। तो मारुति की कार यहां पे आती है। दूसरा आता है प्रीमियम मार्केट, हाई प्राइस विद हाई क्वालिटी, जैसे BMW है, मर्सिडीज है, ऑडी है, ये क्या है प्रीमियम सेगमेंट में। लेकिन मारुति ने भी क्या किया, अपने जो वैल्यू फॉर मनी के सेगमेंट को थोड़ा यहां पे पुश किया उन्होंने, जैसे उनका प्रीमियम कार्स में आता है बलिनो, नेक्सा, है ना, ये प्रीमियम सेगमेंट में आता है। अभी ये क्वार्टर देखेंगे आप, अपॉर्चुनिटी मार्केट, ये कैसा है, हाई प्राइस विद लो क्वालिटी। कहां पे आपको नजर आता है ये हाई प्राइस विद लो क्वालिटी, स्टेशन पर, राइट, एसी स्टैंड पर, राइट, और क्या बोलेंगे आपके एयरपोर्ट पर। स्पेशली जाहिर में अगर ये अपॉर्चुनिटी मार्केट के बारे में मैं बात करूंगा तो स्पेशली जहां पे भी हमारे तीर्थ स्थल होते हैं ना, हरिद्वार है, मक्का है, मदीना में, हम मक्का मदीना में जाओ, उनको पता है ये कस्टमर आया हुआ है, एक ही बार लेगा, इसके बाद ना ये जिंदगी में कभी आने वाला है ना आने वाला आएगा। तो वो क्या करते हैं, देखो मैं मक्का मदीना में क्या हूं, बंगाली लोग और सॉरी टू से वो कोई भी चीज को है ना डबल ट्रिपल बोल के बताते हैं, उनको पता है कि ये एक बात है। अपॉर्चुनिटी मार्केट होते हैं, अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्या होता है, क्वालिटी बहुत लो रहती है, प्राइस हाई होता है, और वन टाइम कस्टमर आता है उसको, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मार्केट। ये होता है चाइनीज मार्केट, क्वालिटी भी लो है, प्राइस भी लो है। जैसे अभी हम चाइनीज चीजें बहुत सारी यूज करते हैं, टॉयज है, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स है, होम डेकोर है, जो लाइट लगाते हैं घर में, इट्स ऑल अबाउट चाइनीज मार्केट। सस्ते से सस्ता, लो क्वालिटी। कुछ चाइनीज प्रोडक्ट तो किलो टॉयज तो ऐसे रहते हैं, बच्चों को हमने शॉपिंग मॉल से लिया, घर आने तक आधा हो जाता है ना। और दिवाली की लाइट लगाते हैं हम लोग, रोशनी करते हैं जो भी हमारे शॉप में, चाइनीज लाइट लाते हैं, आधे आने तक वो शॉप में लगाने तक उसमें से 25% जलना बंद होता है। तो दिस इज चाइनीज मार्केट। तो इसीलिए हमको अभी सोचना है कि हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में फिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्राइस, अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हम कहां पे फिट हो रहे हैं। क्या हम वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं, या हम प्रीमियम सेगमेंट में काम कर रहे हैं, या अपॉर्चुनिटीज में कैसा है, यू विल सर्वाइव इन द मार्केट लेस देन वन ईयर, ज्यादा नहीं टिक पाएगा, क्योंकि सिटी में रहकर हमको अगर बिजनेस करना है तो हमको अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विस देना जरूरी है। अभी जैसे बैटरी के बारे में क्या बोलते हैं, चार्जर और बैटरी और इन्वर्टर के बारे में, कस्टमर सर्विस इज प्राइम, राइट, कस्टमर को आपको सर्विस देना जरूरी है। तो अपॉर्चुनिटी मार्केट में आई डोंट सजेस्ट टू वर्क इन अपॉर्चुनिटी मार्केट, बिकॉज़ इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द बिजनेस यू हैव टू सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। चाइनीज मार्केट में भी आप काम मत करो, ये दोनों में से देखो आपकी कैपेसिटी, आपका बिजनेस का सेगमेंट कौन सा है, देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस मार्केट। समझ में आया ये क्वाड्रेंट। तो आइदर यू हैव टू बी इन अ प्रीमियम मार्केट और वैल्यू फॉर मनी मार्केट, ये दोनों ही सस्टेनेबल बिजनेस में आप कर सकते हैं। Why you want to become an entrepreneur? Entrepreneur क्यों बनना है, बिजनेसमैन क्यों बनना है आपको, है ना। इसका यही क्या है, आपको इंडिपेंडेंस चाहिए। क्या इंडिपेंडेंस चाहिए, कि मैं मेरा कोई बॉस ना हो, मैं खुद अपना बॉस हो। सबसे बड़ा एडवांटेज एंटरप्रेन्योर से कैसा है, मैं खुद बॉस हूं। सेकंड क्या है, वेल्थ जनरेशन, वेल्थ क्रिएशन, पैसा बनाना है, पैसा जनरेट करना है। कैसे बनोगे, एंटरप्रेन्योर्स पर क्यों बनोगे, राइट। रिकग्निशन, सोसाइटी में मेरी पोजीशन बनाना है मेरे को, तो मेरे को क्या बोलेगा, जैसे ये एंटरप्रेन्योर थे हमारे, ये है जैद भाई है, दे बिकम अ वेरी काइंड ऑफ वेल नोन पर्सनालिटी इन द सोसाइटी। इतना यंग रहते हुए उन्होंने अपना रिकग्निशन सोसाइटी में किया। तो एंटरप्रेन्योर्स का मतलब ये फ्लेक्सिबल शेड्यूल में कैसे आते हैं कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगा।
मेरे को टाइम बाउंड काम करना अच्छा नहीं लगता, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ना, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं। पीपल दे डोंट वांट टू सी योर एफर्ट्स, दे ऑलवेज वांट टू सी योर रिजल्ट्स। अभी एक बच्चा 10th में है, 12th में है या ग्रेजुएशन कर रहा है, वो घर पे कितनी पढ़ाई कर रहा है ये मैटर नहीं करता, हम लोग क्या देखते हैं, रिजल्ट कितना ला रहा है। अभी एक बच्चा घर पे रोजाना पढ़ाई कर रहा है लेकिन रिजल्ट उसका लेस देन 50% आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई तूने पढ़ाई नहीं किया, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई नहीं किया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये एंटरप्रेन्योर बनने का मेन मकसद ये है कि हमको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको हम एम्प्लॉयमेंट देंगे तो वी बिकम लाइक अ बॉस, है ना। तो इससे क्या होता है, वी अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प टू द पीपल हु आर नॉट हैविंग जॉब्स। इसका ये एडवांटेज है। फैमिली बिजनेस, अभी जितने भी अभी जैसे एज आई टोल्ड यू लाइक ऑन हेवीवेट में जितने भी बिजनेसमैन है वो सब फैमिली बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे जो भी मेकअप के बिजनेसमैन है दे आर द फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन, राइट। तो उनके लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि फैमिली बिजनेस के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। अभी जावेद भाई ने अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, इमरान भाई भी अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस इज द एडवांटेजेस बीइंग एंटरप्रेन्योर। समझ में आया? थोड़ा फास्ट जा रहा हूं टाइम के लिए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर? बिजनेसमैन क्या होता है, एग्जिस्टिंग आइडिया और कांसेप्ट पे बिजनेस करते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ही स्टार्ट विद बिजनेस फ्रॉम हिज ओन यूनिक आइडिया और कांसेप्ट, मतलब कुछ तो नया करने का है, उसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। जो पुराने वाले ओल्ड मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस दैट इज कॉल्ड बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में इनोवेशन लाता है, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। फोकस एंड कोऑपरेशन, दोनों भी क्या करते हैं, उनका फोकस है कोऑपरेशन, एक दूसरे से कोऑपरेशन जरूरी है उनके लिए। बिजनेसमैन क्या करता है, ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रेडिशनल मेथड यूज करता है, टेक्नोलॉजी को जो यूज करते हैं, वो ओल्ड थॉट ऑफ स्कूल के रहते हैं वो लोग ज्यादा, तो उनको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं लोग। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करता है, he always believe in innovative revolutionary kind of things, right। और ये बिजनेसमैन क्या सोचता है, हमेशा मैं सेफ रहूं बिजनेस के अंदर, he don't want to afford any losses in the business। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करता है, रिस्क लेता है and he is accountable for his own decision। बिजनेसमैन क्या करता है, रिस्क लेने से अवॉइड करता है, ज्यादा सेफ रहना सोचता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंटरप्रेन्योर ऑलवेज टेकिंग द रिस्क एंड ही इज अकाउंटेबल फॉर हिज ओन डिसीजन, मतलब जो भी वो डिसीजन लेता है वो अपने आप को ब्लेम करता है ना। Successful people take the credits of the success, right? And failure people they always blame for their failure for the great team। Successful आदमी क्या करता है, सक्सेस का क्रेडिट हमेशा अपने पास रखता है, लेकिन फेलियर जब आता है तो क्या करता है, टीम को ब्लेम करता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं करता, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ठीक है, that's my decision I have taken in my business and I am wholly responsible for my decision, either it is profitable or loss। तो एंटरप्रेन्योर का बेनिफिट्स ये है। बिजनेसमैन प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, एंटरप्रेन्योर पीपल ओरिएंटेड होता है। बिजनेसमैन कहते हैं बस मेरे को प्रॉफिट चाहिए एट एनी कॉस्ट बिजनेस में, लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, पीपल ओरिएंटेड, मतलब कोलैबोरेटिव मॉडल पे काम करते हैं। एवरी एम्प्लॉय शुड पार्टिसिपेट इन दिस डिसीजन, एवरी एम्प्लॉय शुड बी गिविंग अ गुड कंट्रीब्यूशन फॉर हिज एफर्ट्स, ये फर्क है। हायर पीपल टू इंक्रीज द बिजनेस प्रोडक्टिविटी, बिजनेसमैन क्या करते हैं, लोगों को हायर करते हैं बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करता है, गिव इन द प्रोडक्टिविटी, उनको प्रोडक्टिविटी देता है कि आपको टास्क देना है, ये टास्क बेसिस पे काम करना है। बिजनेसमैन इज अ मार्केट प्लेयर वेयर एंटरप्रेन्योर इज अ मार्केट लीडर। मार्केट में अभी इलॉन मस्क है, ही इज एंटरप्रेन्योर, ही इज अ मार्केट लीडर। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक था क्या पहले, नहीं था, आज फेसबुक है, आज ही इज बिकम अ मार्केट लीडर। आप जरा सोचो, आज की तारीख में फेसबुक अगर 1 घंटा बंद हो जाएगा, क्या हालत हो जाएगी हमारी, वी आर टोटली हेल्पलेस। तो इतना बड़ा इकोसिस्टम उन्होंने बना दिया आज फेसबुक का, विदाउट फेसबुक के रह नहीं सकते आप। आई वन गुड जोक आई वांट टू टेल यू, हम लोग आई कैन यू एंड मी वी कैन स्टे अवे फ्रॉम आवर वाइफ मोर देन 3-4 days, 1 week, 1 month। एनीबॉडी कैन स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल फॉर 1 hour? नो। हम अपने बीवी बच्चों से कितने दिन तक दूर रह सकते हैं, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, लेकिन मोबाइल से आधा घंटा दूर रह सकते हैं हम। सो रहे भी तो बाजू में रह के सो रहे, है ना, जहां पे हमारी इजी एक्सेसिबिलिटी हो। अगर आप लोग करवट भी बदल रहे तो वी कैन एक्सेस द वाले, किसका फोन आएगा, किसका मैसेज आएगा, आपको पता नहीं, बाजू में बीवी बच्चे है कि नहीं है वो भी पता नहीं, मोबाइल रहना बहुत जरूरी है ना। तो ये इतना बड़ा उन्होंने मार्केट क्रिएट किया हुआ। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, हमेशा मार्केट को लीड करता है। बिजनेसमैन क्या करता है, वो मार्केट में सस्टेन करता है, मार्केट प्लेयर है वो, ठीक है।
बेस्ट एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर। बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस का फंडा क्या है उसका, मार्केट में जाएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, वाटरमेलन 50 रुपए का खरीद के लाएगा, 75 रुपए को बेच देगा, सही है। थोड़ा बहुत उसका ये हुआ है उसका ग्रॉस मार्जिन, कितना हो गया ग्रॉस मार्जिन उसका, 25 रुपए ग्रॉस मार्जिन हो गया। ग्रॉस मार्जिन में अगर वो एक्सपेंस भी निकालेगा तो 10 रुपए एक्सपेंसेस कवर करेंगे तो 15 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वही वाटरमेलन मार्केट में से लाएगा, उसके बाद प्रोसेसिंग करेगा, उसको वाटरमेलन जूस बनाकर बेचेगा, उसका कितना हो गया ग्रॉस मार्जिन, 200 रुपए हो गया। आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस लेट्स से अगर 25 रुपए भी खर्चा आता है तो उसका नेट मार्जिन कितना हो गया 125 हो गया। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन। समझ रहे हो, एलन मस्क ने क्या किया, एंटरप्रेन्योरशिप किया, हाँ ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, है ना। अभी आप उबेर टैक्सी पता है, उबेर ओला, दे आर द एंटरप्रेन्योर्स। क्या उन्होंने, उबेर और ओला की अपनी खुद की एक भी टैक्सी नहीं है, बट दे आर हैविंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लीट सर्विसेज। दुनिया की सबसे बड़ी फ्लीट सर्विसेज आज उबेर और ओला की है, लेकिन उनकी खुद की एक भी टैक्सी नहीं। ओयो होम्स, नरेश अग्रवाल इज एंटरप्रेन्योर। क्या उन्होंने बिजनेस में रिवॉल्यूशन लाया। कैसे रिवॉल्यूशन लाया, आज ओयो के इंडिया में 60,000 यूनिट्स है, लेकिन खुद का एक भी होटल नहीं होता आज, है क्या उनका होटल नहीं। सो दीज आर द एंटरप्रेन्योर्स। इसका मतलब ऐसा होता है, दे वांट टू डू देयर बिजनेस फ्रॉम अदर्स मनी, they want to utilize others resources, they want to get the advantage to the market trend, है ना। ये एंटरप्रेन्योर्स का फर्क होता है। समझ में आ रहा है सबको, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन का फर्क समझ में आ रहा है मैडम, समझ रहे हैं। बिजनेस मॉडल से थोड़ा फास्ट जाता हूं, बहुत लंबा हो जा रहा है। आपको सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस को मैं जैसा बताया आपको, कंज्यूमर हर टाइम आपको सिग्नल देता है, वो सिग्नल को कैच करना जरूरी है, और वो हिसाब से आपको इंप्रूवमेंट लाना, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस में इंप्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी है। डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट और इनोवेशन आपके अंदर, जैसे मैंने बताया था, बेस्ट एग्जांपल आपको अभी किया था कि रुमा मेडिकल, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, राइट, दे आर जस्ट ट्रेडर्स, ब्रांडेड मेडिसिन आदि को ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उनका डिस्टिंक्टिव की क्या बताया था मैंने कि जो चीज किसी के पास अवेलेबल नहीं है वो हमारे के पास अवेलेबल। मार्केट स्ट्रेटजी इज द की। मार्केट की स्ट्रेटजी पे काम करना ये बिजनेस की सबसे बड़ी सक्सेस की है आपके लिए। डिटेल में आ रहा हूं थोड़ा और इफेक्टिव सर्च प्रोसेस क्या क्या रहते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। फंड मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन कैसा होता है। बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज सब लोग रो रहे हैं दुनिया में, इन लोगों को टिकते हैं हमारे पास, है ना। सबका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग नहीं टिकते हमारे पास में, कितना भी अच्छा ट्रीट करो उनको, कितना भी अच्छा रखो, लेकिन भाग जाते हैं। ये बहुत यूनिक प्रॉब्लम है, उस पर भी बात करूंगा। ऑपरेशन मैनेजमेंट में वो पता है ना, एक काइंड ऑफ लाइक कोर मेंटालिटी हमारे अंदर डेवलप हो गई कि आई नो एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसका मतलब रिजल्ट जीरो है आपका। वो भी कैसे मैं बताऊंगा। इफेक्टिव प्रोसेसेस, सिस्टम, स्ट्रेटजीज इज द सक्सेस मंत्रा। जब तक आप इफेक्टिव प्रोसेसेस, सिस्टम्स और स्ट्रेटजीज और इंप्लीमेंटेशन आपके बिजनेस में नहीं लाएंगे, तब तक सक्सेस मिलना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज मैंने कितने कोचेस और कंसल्टेंट को देख रहा हूं, तो इसी पे फोकस करते हो, इफेक्टिव प्रोसेसेस कैसे रहने चाहिए, सिस्टम कैसे रहने चाहिए, स्ट्रेटजी क्या रहने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट मैं बताऊंगा आपको, ये होता है सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल कैसे क्रिएट करना है आपको। एग्जीक्यूटिव समरी, जहां पे आपको बिजनेस के बारे में, आपके पूरे बिजनेस के बारे में 4 लाइन में एक स्टेटमेंट डिफाइन करना है, आपको मिशन स्टेटमेंट देना है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, आपका कंपनी का बैकग्राउंड आपको बताना है, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन क्या है, आपकी प्रोडक्ट के वेरिएशन क्या है, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन क्या है, उसको वो बताना है, मार्केटिंग प्लान क्या है आपका, आप कैसे लोगों को बता सकते हैं कि मेरा ये मार्केटिंग प्लान है, कंपटीटर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। समझो अभी मैं एक इंडस्ट्री में हूं, वो सेम इंडस्ट्री में मार्केट में कंपटीशन कितना है उसका एनालिसिस करना जरूरी है। SWOT एनालिसिस के बारे में मैंने बताया आपको। ऑपरेशंस भी स्टार्ट टू एंड टू एंड ऑपरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, कि भी हर एक की मतलब ऑपरेशन सुपरवाइजर की रिस्पांसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेल्स की रिस्पांसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मार्केटिंग टीम की रिस्पांसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपको डिफाइन करना जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताया, टाइमलाइन भी बहुत जरूरी है आपके लिए। अंडरस्टैंड द कस्टमर बाइंग प्रोसेस, नाइस
नाइस एनालिसिस में क्या होता है, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशंस। आपकी कस्टमर की नीड क्या है मार्केट में वो देखना बहुत जरूरी है आपकी। जब तक आप कस्टमर की नीड को नहीं पहचानेंगे तब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और कस्टमर का इंटरेस्ट भी आपको जानना जरूरी है। अभी मैं जैसे फ्रेंचाइजी के बिजनेस में हूँ, बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास आते हैं कि भी हमको फ्रेंचाइजी का बिजनेस करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं। पैसे से सब कुछ नहीं होता है। मैं आपको यही बताता हूँ कि भी आप कस्टमर की नीड को समझो, कस्टमर के इंटरेस्ट को समझो, कस्टमर का कंसर्न क्या है, कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको अपना नाइस एनालिसिस करना बहुत जरूरी है ना। नाइस एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि मैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ वो इंडस्ट्री के टारगेटेड कस्टमर कौन है, टारगेटेड ऑडियंस कौन है, उनके प्राइसिंग का स्ट्रेटजी क्या है, ये सब समझना जरूरी है। इनोवेशन आपके प्रोडक्ट में या डिस्ट्रिक्टिव प्रोडक्ट कैसे करना है आपको जरूरी है। कस्टमर नीड और पेन पॉइंट्स इज द ग्रोथ फैक्टर ऑफ योर प्रोडक्ट। कस्टमर के पेन पॉइंट्स, कस्टमर के प्रॉब्लम्स, ये आपकी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की ग्रोथ फैक्टर होती है। वहीं से आपका बिजनेस शुरू होता है, वहीं से आपको पता चलता है कि भी ये सस्टेनेबल बिजनेस है या नहीं है। इसमें चेंजेस लाना जरूरी है एज पर कस्टमर पेन पॉइंट्स एंड नीड। प्रॉमिसिंग आइडियाज की पाइपलाइन क्रिएट करना जरूरी है। अभी आप एक्सिस्टिंग बिजनेस में भी है, आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप बिजनेस के अंदर आरएनडी कैसे कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस तरह से कर रहे हैं, प्रॉमिसिंग आइडियाज आपके पास कितने हैं, और प्रॉमिसिंग आइडियाज का एक पाइपलाइन क्रिएट करना जरूरी है। जो भी आप फैशन इंडस्ट्री में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, या ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, लेकिन प्रॉमिसिंग आइडियाज आपके हमेशा काम करेंगे। तो प्रॉमिसिंग आइडियाज का आप एक पाइपलाइन क्रिएट करो, जहां से स्टेप बाय स्टेप उसका एक्शन प्लान बना के आप वो प्रॉमिसिंग आइडियाज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। पायलट एक्सपेरिमेंटेशन एंड वैलिडेशन। कोई भी बिजनेस के लिए ना बड़ा स्टेप लेना बहुत जरूरी नहीं है, हमारे छोटा स्टेप लेना जरूरी है। उसके ऐसा छोटा स्टेप कैसे ले सकते हैं, कोई भी हम एक नया प्रोडक्ट हम मार्केट में ला रहे हैं तो उसका एक पायलट प्रोजेक्ट होता है, छोटा सा टेस्ट करना जरूरी है। आप देखेंगे ना, अमेरिकन कंपनीज आज बहुत टॉप कर रहे हैं, जापानीज कंपनी भी बहुत टॉप कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज़ वो क्या करते हैं, पायलट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अभी इंडिया में हमारा ऐसा नहीं, हम लोग सीधे क्या करते हैं, बड़ा जंप लेते हैं, वहां पे फेल हो गए तो खत्म, पूरी जिंदगी हम फेल होते हैं, पूरी जिंदगी में हम कुछ नहीं कर पाते। तो हर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए आपको पायलट एक्सपेरिमेंटेशन करना जरूरी है। उसका वैलिडेशन, मतलब मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं बेच सकते ना किसी को भी। तो जो प्रोडक्ट हम लोग जो इंडस्ट्री सिलेक्ट कर रहे हैं उसका वैलिडेशन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वैलिडेशन करने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारा कितना परसेंटेज मार्केट से होने वाला है या हमारे प्रोडक्ट के बायर कौन होने वाले हैं। वैलिडेशन नया प्रोडक्ट करने के लिए हमको उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी पे काम करना होगा। एक बार प्राइसिंग स्ट्रेटजी खत्म होगी तो लॉन्च करना होगा, लॉन्च के बाद रैंप अप मतलब उसको कैसे स्केल अप कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। इंप्रूवमेंट साइकिल, इंप्रूवमेंट इज द की टू योर बिजनेस। जब तक हम इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत जरूरी है, लाइफ में भी इंप्रूवमेंट लाना जरूरी है और बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट लाना जरूरी है। अभी जैसे हम बचपन में थे उसे जवानी में होते हैं क्या, जैसे जवानी में उसे बुढ़ापे में होते हैं कि नहीं होते, तो इंप्रूवमेंट होते जाता है हमारे पास। इंप्रूवमेंट होता है तो हमको हमारे बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट साइकिल लाना बहुत जरूरी है। थोड़ा फास्ट हो रहा हूं मैं, सॉरी, लेकिन जल्दी करना जरूरी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज द की। 7 P's हम जिसको बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए। प्रोडक्ट की ब्रांड्स के हम एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कोका कोला कंपनी का। ठीक है, कोका कोला कंपनी के प्रोडक्ट रेंज जो आप देखेंगे 25 से लेकर 30 तक उनके प्रोडक्ट की रेंज है कोका कोला कंपनी का, राइट। कोका कोला कंपनी आज पूरे वर्ल्ड में इट इज फूड एंड बेवरेजेस में सबसे बड़ी कंपनी बोल के बोली जाती है कोका कोला, कि उनके प्रोडक्ट की रेंज ऐसी है और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी इस तरह से मिलती रहती है। उनके प्रोडक्ट की रेंज बहुत वाइड है और हर सेगमेंट के लिए उन्होंने प्रोडक्ट बनाया हुआ है। डाइट कोक बनाया हुआ है, राइट, नॉर्मल कोक बनाया हुआ है, बच्चों के लिए बनाया हुआ है, न्यूट्रिशन जूस बने हुए हैं, बहुत सारे जूस टाइप के हैं उनके। तो उनके प्रोडक्ट के वेरिएंट्स है और उसका प्लेस कैसा है, इट इज ऑलमोस्ट अवेलेबल ऑन ईच एंड एवरी प्लेसेस इन द वर्ल्ड। एक्सेसिबिलिटी आपके प्रोडक्ट की बहुत जरूरी है। जब तक आपका प्रोडक्ट एक्सेसिबल नहीं होगा तब तक आपका प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट भी नहीं क्रिएट होगा। तो इसके लिए प्रोडक्ट का प्लेस भी जरूरी है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी आप कोका कोला की देखेंगे तो कोका कोला बेसिकली क्या करता है, क्या है मेरे को ये बताओ आप। कोका कोला अगर मैं सोलापुर में पी रहा हूँ, मुंबई में पी रहा हूँ, लंदन में पी रहा हूँ, दुबई में पी रहा हूँ या सऊदी अरब में पी रहा हूँ, सब टेस्ट सेम है उसका। इसका मतलब ऐसा है कि कोका कोला हर जगह अपनी फैक्ट्री डाल रहा है कि कोका कोला अपनी फैक्ट्री, तो यूनिक टेस्ट कैसे आ रहा है, उनका फार्मूला है, सिरप का फार्मूला है उनका। वो क्या करते हैं, बॉटलिंग प्लांट देते हैं लोगों को, बॉटलिंग प्लांट के साथ में
अपना सिरप का फॉर्मूला देते हैं जहां से उनका यूनिक टेस्ट आता है। जैसे अभी केएफसी की बात बताता हूं मैं आपको, केएफसी में मुंबई में खाऊं या दुबई में खाऊं ऑलमोस्ट सेम टेस्ट रहता है उसका। व्हाई? बिकॉज़ दे हैव सम काइंड ऑफ रेसिपी फॉर्मूलास, उनकी रेसिपी यूनिक है। और अभी तक आपको पता चलेगा केएफसी, तकरीबन केएफसी बोलो, मैकडॉनल्ड बोलो या डोमिनोज बोलो, ये सालों साल से उनका यूनिक टेस्ट है और अभी तक कोई इनको कॉपी नहीं कर पाया। कोई भी कॉपी कर पा रहा है क्या? वो नहीं कर पा रहा, बिकॉज़ दे हैव वेरी कॉन्फिडेंशियल काइंड ऑफ सिरप रेसिपी की बहुत सीरियस उनके पास में फॉर्मूलास है और किसी के साथ में शेयर नहीं करते। तो कोको कोला के एग्जांपल में ये दे रहा था, कहां पे भी आप जाओ कोक का लो सेम टेस्ट मिलेगा। तो दिस इज देयर यूनिकनेस और प्राइस उनका आई मीन कोई मैच ही नहीं कर सकता ऐसा। वो सेगमेंट में उनके लिए बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं अपार्ट फ्रॉम पेप्सी एंड सेवन, सॉरी पेप्सी एंड थम्स अप। इंडिया में तो बात है, अगर आप बाहर के देशों में जाएंगे तो थम्स अप आपको नहीं मिलेगा, तो ये सेगमेंट में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्राइस उनके ऐसे हैं कि वेरी रिजनेबल प्राइसेस है। और प्रमोशन आपको तो पता है, हर बड़ा सेलिब्रिटी इनका प्रमोट करता है उनके प्रोडक्ट को। सलमान खान हो, आमिर खान हो, कोको कोला मतलब ठंडा, जैसे आमिर खान बड़े बड़े उनके सेलिब्रिटी है, प्रमोटर है और इस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। आई नो मेरे से यहाँ पे अहबाज भाई सहमत नहीं है क्योंकि मैं कोको कोला की बात कर रहा हूँ, बिकॉज़ ही इज इनटू कैंगल वाटर और मेरे को भी पता है कि ये सब जो ये बेवरेजेस है इट्स वेरी डेंजरस टू हेल्थ, इट इज एज गुड एज पॉइजन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अहबाज भाई सही है ना? क्योंकि हमने रियलिस्टिक टेस्ट करके देखा है इसका। बट कौन मानता है इस बात को? गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है। आमिर खान खुद के घर में कैंगल वाटर पीता है, लोगों को कोको कोला पिला रहा है। सही बात है। हेमा मालिनी आरओ की ब्रांड एम्बेसडर है, उसके घर में क्या लगा हुआ भाई? कैंगल वाटर लगा हुआ हेमा मालिनी के घर में। अहबाज भाई उसके गवाह है, ठीक है ना? ये सब चीजें हैं, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होता है। अभी आप कभी देखेगा अमिताभ बच्चन कभी कपड़े धोए क्या? अमिताभ बच्चन कभी कपड़े धोए? कपड़े की वॉशिंग की उन्होंने, लेकिन घड़ी डिटर्जेंट सब प्रमोट कर रहे हैं। अनरियलिस्टिक है। अभी आप साउथ में जाएंगे या लंदन में जाएंगे, सिंगापुर में जाएंगे तो रियलिस्टिक ऐड होते हैं। आप साउथ में जाओ, अभी इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री में कभी मैंने सलमान खान को हिजाब में देखा है कि हिजाब ये स्लीपर में घूम रहा है सलमान खान, कभी मूवी में देखा क्या हमने? साउथ में जाइए आप, वहां का जो मम्मूटी है सुपरस्टार है, वो आपको साइकिल चलाते हुए मिलेगा, चप्पल पे मिलेगा, घर में नीचे बैठ के खाना खाना मिलेगा। अभी हम हमारे टीवी सीरीज जो शो आते हैं इतने बड़े बड़े मकान दिखाते हैं, इतने बड़े बड़े आलीशान विले दिखाते हैं, रियलिस्टिक कुछ भी नहीं है उसमें। सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट इतना छोटा है, वो अपने बेडरूम से बाहर अपने मतलब उठ के अगर बाहर आए तो सीधा बेडरूम से बाहर आता है। ठीक है सचिन, ह्यूज सेलिब्रिटी, रियलिस्टिक क्या है? ये अनरियलिस्टिक चीजें हमको सब बताते हैं। तो इसमें भी कैसा है, कोको कोला का भी आई डोंट नो व्हाट टू से, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, बट प्रमोट कर रहे हैं सब लोग और हम लोग सब बन रहे हैं उसकी शिकार। फिर हम लोग धड़ा किसे पी रहे हैं। मेरी प्रैक्टिस यही थी दुबई में, इवन तो मैं तो डाउन का ये बता रहा हूँ, रमजान में जब भी सही नहीं कर रहा था ना, मैं विदाउट कोक और विदाउट पेप्सी के सही नहीं करता था। इतनी बैड प्रैक्टिस हो गई थी मेरी, लेकिन उसका असर जब मालूम हुआ तो धीरे धीरे मैंने उसको कट ऑफ करना शुरू किया। बाय द वे, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विसेज, बट ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट है ना, हमको सोच समझ के यूज करना चाहिए। फिजिकल एविडेंस अभी जैसे बताया, सबको मालूम है इसका नुकसान क्या क्या है। अभी एवरीबॉडी नोज, अभी कितने लोगों को ये भी YouTube पर और WhatsApp पे हमने ये भी वीडियो देखा रहेगा, आपको अगर टॉयलेट क्लीन करना है तो पेप्सी या कोक यूज करो, हार्पिक से अच्छा काम करता है। सही है ना? कितने हमने वीडियो देखा है, लेकिन फिजिकल एविडेंस है फिर भी हम पी रहे, फिर भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना? तो ये होता है फिजिकल एविडेंस। पीपल कौन है? टारगेटेड ऑडियंस। टारगेटेड ऑडियंस इज योर पीपल, जो हम लोग प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, जो सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोसेस क्या होती है? स्टार्ट टू एंड प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या होता है? जहां से बॉटलिंग प्लांट से मैन्युफैक्चर होकर कस्टमर तक जो पहुंच रहा है उसको प्रोसेस होता है। इसके प्रोसेस में आपकी सब चीजें आती है। सब चीजें मतलब एक तो प्रोडक्शन आ गया आपका, सेल्स एंड मार्केटिंग आ गया, लॉजिस्टिक आ गया, क्वालिटी चेक आ गया, ये सब चीज आ गई, इसको मतलब प्रोसेस है। तो ये होती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फाइनेंशियल प्लानिंग में आप देखें तीन ऐसे बताता हूं आपको मैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। एक होता है कैपेक्स, एक होता है ओपेक्स, तीसरा होता है आरओआई। कैपेक्स के बारे में देखो, कैपिटल एक्सपेंसेस, जो भी बिजनेस शुरू करते हैं जितना भी हम लोग इन्वेस्टमेंट लगाते हैं ना, जैसे हमने शॉप लिया है, शॉप या परचेस किया या डिपॉजिट भी लिया, दैट इज माय इन्वेस्टमेंट, राइट? जितना स्टॉक मंगा रहे हैं हम लोग,
वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। जितना फिक्सर्स एंड फर्नीचर कर रहे हैं हमारा, वो भी इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी मैं बड़ा शोरूम बना रहा हूँ, दिस इज ऑल माय कैपेक्स, है ना। ये कैपेक्स को कैलकुलेट करता है क्या? अपने बिजनेस में कोई कैपेक्स कैलकुलेट किया है सर? आपने कैलकुलेट किया कैपेक्स? जैद भाई, कैपेक्स कैलकुलेट किए थे आपने? तो इमरान भाई, कैपेक्स यूजुअली नहीं करते लोग, बट बिजनेस में अल्टीमेटली आप बिजनेस किस लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं ना यार। तो कैपेक्स ही आपको पता नहीं कि यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। क्यों कैपेक्स क्यों नहीं कैलकुलेट करते? मेरे को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे को उसको रिकवर भी करना जरूरी है ना। मैं थोड़ी मकान बनाया आपने रहने के लिए, शोरूम किसके लिए बनाया? मैं बिजनेस के लिए बनाया, ठीक है, मेरा मकान है, दैट इज एसेट, क्योंकि मेरे को रहना है, मेरे बीवी बच्चों को रहना। बट कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब हम लगा रहे हैं अपने शोरूम के लिए, तो हमको जरूरी है कि उसको कैलकुलेट करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो पैसे आपको रिकवर करना है। तो यूजुअली कैपिटल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट नहीं करते हैं, जरूरी है कैलकुलेट करना। एक होता है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जिसको बोलते हैं ओपेक्स। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में हमारे लोगों की सैलरी आ गई, यूटिलिटी बिल पेमेंट आ गया, इंटरनेट का खर्चा आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, और जितने भी हम इंसेंटिव्स या डिस्काउंट देते हैं, ये सब हमारा ओपेक्स में आ गया। ओपेक्स कितने लोग कैलकुलेट करते हैं? नहीं करते। अच्छा भैया, कैलकुलेट करते हैं ओपेक्स? ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या क्या पता है आपको? जरा बात करो इधर। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इमरान भी कैलकुलेट करते हैं? यस मैम, करते हैं, मेरे को पता है आप करते हैं। हाँ, जूस की दुकान है तुम्हारी, कितना खर्चा होता मालूम है क्या? हिसाब रखते क्या उसका? रखते हैं? माशाल्लाह, वेरी गुड। हिसाब रखना जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर हम, जब हमको कैपेक्स ही मालूम नहीं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ही मालूम नहीं, तो प्रॉफिट कैसे है? नहीं हो रहा, बस हमारा प्रॉफिट हो रहा, क्या हो रहा? चलता चलना चल रहा मैं बस। ये आपने जरा लोकल लैंग्वेज में बात। ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बहुत जरूरी है। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, आपने चौपाटी में खुद की सैलरी कभी कैलकुलेट करी है? सैलरी ली तुमको? नहीं ली, क्यों? मेरा बिजनेस है। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, मेरे बिजनेस में मैं कैसे सैलरी ले सकता हूँ? है ना, हमारा सबका कहना ऐसे है ना, सैलरी ले लो बिजनेस में से। तुम्हारे बिजनेस में सैलरी कैलकुलेट करेंगे कभी? तुम सैलरी लिए, टाइम कितना लगा है? कितना टाइम लगा है अपने बिजनेस में? हाँ, 10 घंटे। आप 8 घंटे आप फ्री में काम कर रहे हैं, फ्री में काम कर रहे हैं अपने बिजनेस में। डॉक्टर साहब इनका पैसा है। अरे मतलब क्या हो गया? अगर आप दूसरे के पास काम करोगे, फ्री में करोगे, आप 10 घंटे मेरे साथ काम करो, चलो कल से, क्या बनेगा? क्या है आसिफ भाई, कब देते? क्या बोलते? अरे 10 घंटे काम करा दे, तो फिर अपने बिजनेस में सैलरी कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। अच्छा, आपका घर है लेट्स से अंदरूनी नगर में, दुकान है बीजापुर पे, स्पेशलिटी बैंक की दुकान, 4-5 मरतबा आना जाना हो रहा है रोजाना, पेट्रोल के एक्सपेंसेस कौन दे रहे हैं? कैलकुलेट किए कितना खर्चा आ रहा है पेट्रोल का? कैसे कैसे बिजनेस कर सकते हो? ये जरूरी है जान भाई, ईच एंड एवरी पेनी यू हैव टू काउंट। एक एक क्या बोलते हैं उसको यार, पेनी को पाई पाई हमको लिखना है कि नहीं लिखना है? अमेज़न कैसे चल रहा है बिजनेस? किसके भरोसे पे चला रहा है? अमेज़न किसके भरोसे पे बिजनेस चला रहा है? जेफ बेजोस वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन गया, कैसे? कस्टमाइज सिस्टम बनाया उन्होंने, हर चीज का हिसाब, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ईआरपी सिस्टम कितने लोगों को मालूम है? आपके सीआरएम कितने लोगों को मालूम है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ईआरपी सिस्टम कितने लोगों को मालूम है? एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग सब। अमेज़न एक सुई आती है ना उसके शोरूम में, एक सुई नीडल, उसकी एंट्री होती है सिस्टम में। वो सुई अगर 4 महीने नहीं बिकी हुई है, वहां पे पड़ी हुई है, सिस्टम में उसको अलार्म मिलता है, ये सुई पड़ी हुई है, तुम्हारा जगह का ऑक्यूपेशन की है, तुम्हारा पैसा फंसा हुआ सुई में हो। सुई में शायद 1 रुपए, कोई 1 रुपए के लिए दिया ना, लेकिन 50 लाख सुई लिए समझो बेचने के लिए, 50 लाख रुपए वहां पे पड़े हुए उनके, तो सिस्टम में अलार्म बताता है ये 50 लाख आपका फंस गया यहाँ पे।
जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा, सेल भी नहीं हो रहा। तो ये सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है। कब हम लोग अडॉप्ट करेंगे टेक्नोलॉजी? पता ही नहीं हो रहा हमको कि हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या है, कैपिटल एक्सपेंसेस क्या है, आरओ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? आरओ मतलब क्या है? रिटर्न ऑफ कौन इन्वेस्टमेंट। बता सकते हैं? रिटर्न क्या है सामने? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई हमको जब ये पता नहीं तो हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट ही नहीं कर सकते ना। तो जेफ बेजोस ऐसे नहीं बना के, जेफ बेजोस को आज जेफ बेजोस हर जगह पे तो जा नहीं सकता ना बिजनेस चेक करने के लिए। लेकिन उन्होंने अपना एक ईआरपी सिस्टम क्रिएट किया हुआ है जहां पे दे आर गोइंग टू इन्वेंटरी हर चीज की होती है। आप बता रहा हूं, एग्जांपल स्विगी बता रहा हूं आपको। वो सिस्टम है अपने पास में, हर चीज के लिए उन्होंने सिस्टम में कोड क्रिएट किया हुआ है। वो इजीली आपको पता चलता है कि कौन सा माल कहां पे पड़ा हुआ, कितनी वैल्यूएशन है, कब से पड़ा हुआ। प्रमोशन कौन निकालते हैं अपने शोरूम में? प्रमोशन, डिस्काउंट। क्या मतलब है इसका? जो माल नहीं बिक रहा उसको निकालना है, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। सिंपल। आर यू एग्री विद मी? यस। थोड़ा सच बोल रहा हूं लेकिन बुरा मत मानना। मतलब क्या है हमारा डिस्काउंट? क्यों लॉस में बेच रहे हैं हम लोग? क्यों? जा रहा है भाई, वो पड़ा हुआ है हमारे स्टोर में, इसलिए हम डिस्काउंट कर रहे हैं, इसलिए हम उसको प्रमोशन निकाल रहे हैं। कोई रनिंग आइटम को प्रमोशन निकाल देगा? फास्ट मूविंग स्टॉक, फास्ट मूविंग आइटम्स को कोई प्रमोशन निकाल, अरे जा बिक रहा, वो तो बिक रहा है ऑलमोस्ट। मैं जो प्राइस रखा हूं वो प्राइस में बिक रहा है वो, तो मैं इसमें क्यों प्रमोशन निकाल? प्रमोशन वो चीज से निकालते जो स्टॉक नॉन मूविंग स्टॉक या डेड स्टॉक, तो वो भी पैसा फंसा हुआ ना। आपको क्या चाहिए? वो निकाल के आपको लिक्विडेट करना है, पैसा लाना है ना? तो उसके लिए जरूरी है आपको हर चीज कैलकुलेट करना है। आरओआई उसी पे कैलकुलेट है। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट को बता रहा हूं। रिड्यूस द रिस्क। आपका रिस्क कैसे रिड्यूस होना है आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में रिस्क एपेटाइज करने की हर की क्षमता, हर की कैपेबिलिटी अलग अलग रहती है। अगर मेरे को कल 1 लाख रुपए लॉस हो गया ना, मैं एक महीने तक बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? मेरी रिस्क एपेटाइज उतनी है। अब कोई बंदा यहाँ पे ऐसे करेगा जिसको 10 लाख का भी नुकसान हो जाएगा, ठीक है, एपेटाइज दैट रिस्क, वो बचा सकता है रिस्क, लेकिन मैं नहीं बचा सकता। तो बिजनेस में रिस्क को मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। इसे बिजनेस में देखो कैलकुलेट करना आपको हर चीज बहुत जरूरी है। बिजनेस का सर्वाइवल उस पर डिपेंड है आपका। रिस्क के डीप पॉकेट एक्सपेंसेस, मेरी जेब कितनी लंबी है, कितने पैसे बच सकते हैं, मतलब कितने चैलेंजेस को मैं फेस कर सकता हूं, कितने दिन तक अगर मेरा धंधा नहीं हुआ तो मैं लोगों की सैलरी नहीं मांग, कैपेसिटी किसको मालूम है? आपको मालूम। आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये सब चीजें? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सब इंक्लूड होता है। अभी कोविड का सिचुएशन देखा आपने, रिटेल इंडस्ट्री कंप्लीटली शट डाउन थी, लेकिन लोगों की सैलरी दिया ना आपने, 50% दिया, 70% दिया, 80% दिया। क्यों? आपको पता है कल शटर मेरा ओपन हो जाएगा तो इनको लाना कहां से? वो सैलरी नहीं देंगे तो बोलेंगे भाई सलाम वालेकुम। उनको टिका के रखना है तो उनको सैलरी दी आपने। तो ये डीप पॉकेट एक्सपेंसेस की तैयारी थी आपकी। कहां से दिए पैसा आपने? आपकी जेब से दिए, बिजनेस से दिए। तो बिजनेस में इसका कैलकुलेशन है आपके पास, जरूरी है। तो रिस्क की कैपेसिटी भी जरूरी है, बैलेंस स्ट्रक्चर होता है इससे। क्यों? कभी बिजनेस पीक रहता है, कभी अभी देखो हर सीजन, हर बिजनेस में सीजन आता है, हर बिजनेस में सीजन आता है। वो सीजन में क्या होता है? पीक परफॉर्मेंस होता है, और स्लैक पीरियड में बिजनेस कम होता है। तो स्लैक पीरियड में भी खर्चे होते रहते हैं हमारे, पीक परफॉर्मेंस में भी खर्चे होते रहते हैं हमारे। तो क्या हो रहा है हमारा? बैलेंस स्ट्रक्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एवरी सीजन हैज अप्स एंड डाउन, है ना? तो ये फाइनेंशियल जरूर है। हाई एफिशिएंसी भी मालूम पड़ती है, प्रॉपर मोबिलाइजेशन होता है आपके पैसे का, उसको बोलते फंड मैनेजमेंट, और प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन होता है। तो आरओआई कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? नेट प्रॉफिट माइनस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये फार्मूला मालूम है आपको आरओआई का? आरओआई कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बिजनेस का अल्टीमेट गोल ही हमारा पैसा है। बैंकिंग का मतलब क्या है? इंटरेस्ट कमाना। बैंकिंग का मतलब, जैसे बैंकिंग हमारे दिमाग में आती तो अल्टीमेटली उसका मतलब इसी इंटरेस्ट। बैंक इसके पैसे चल रहे, हमारे पैसे चल रहे। आप देखो आज बैंक के लोग आपको 10 बार फोन करके बोलते हैं, जावेद भाई 25 लाख का लोन होना है, आपको पता है? आपके पोटेंशियल को पता है? जावेद भाई ले सकते हैं। इमरान भाई 50 लाख का लोन होना है, आपको पता है? आपके पीछे पड़े हो। क्यों? उनको पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तभी उनका रिटर्न आएगा ना। तो बिजनेस में हम पैसे क्यों लगा रहे हैं? बिजनेस में हम पैसे इसलिए लगा रहे हैं, हमको पैसा डबल आना है, ट्रिपल आना है, क्वाड्रपल आना है। तो जब तक ये चीजें हम कैलकुलेट नहीं करेंगे हमको आरओआई पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत जरूरी है, याद रखो। बिजनेस में आरओआई आपका फाइनेंशियल मॉडल जब तक स्ट्रांग नहीं होगा,
ये एक रीजन है जो 90% स्टार्टअप फेल होते हैं। प्रॉपर फंड का एलोकेशन नहीं होता है, कैपेक्स में कितना लगा हुआ है, ओपेक्स में कितना लगा हुआ है, पता ही नहीं चलता, और उनसे पैसे खत्म होते हैं। अरे भाई कहां से लो पैसे, बैंक भी देता नहीं। दोस्त लोग तो जब तक बिजनेस अच्छे चल रहा तब तक आगे मस्त आराम से बातचीत करते हैं, जिस दिन मालूम पड़ा तुम लॉस में जा रहे हैं, दूर से सलाम कर दो, सलाम भाई कैसे, हाँ ठीक है बोले दूसरे से निकल जाते हो। थोड़ा लोकल लैंग्वेज में बताओ तो अच्छे क्लियर होना चाहिए, है ना। जब तक आपका अच्छा चल रहा है सब लोग आते हैं, जिस दिन आपको बुरा वक्त शुरू हो गया सब लोग भागना शुरू हो गए। ये अपना मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी, मैं तो अच्छे अभी भी अच्छा हूँ लेकिन फायदे हुए। समझ में आया? बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस टीम, आपकी टीम को हाई परफॉर्मेंस मोड पे कैसे लेके जाना, ये सब चीजें हैं। कम्युनिकेशन उनका अच्छा होना चाहिए, उनको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, उनका फीडबैक लेके उनको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। उनका फीडबैक बहुत जरूरत है ना, अभी कस्टमर के साथ में अल्टीमेटली फेस कौन कर रहा है, आपके सेल्स टीम करेगी नहीं, आपकी टीम कर रही है। आप तो काउंटर पे बैठे हुए, कस्टमर को सर्विस कौन दे रहा है, आपकी टीम दे रही है। मेरे को एक कपड़ा चाहिए था, मेरे को कपड़ा नहीं मिला, तो सेल्समैन आपको आगे बताना चाहिए सर वो एक्स कस्टमर आए तो उनको ये कपड़ा नहीं मिला, आप उसको नोट डाउन कीजिए, है ना। मतलब आप अपने टीम से फीडबैक ले रहे हैं, वो बोल रहा है हाथ चला दे दूसरा दे उसको, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। जरूरी है आपको उनसे उनका फीडबैक लेना। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, है ना। क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, आई डोंट नो, क्लियर कट, क्या क्या बोलते हैं मैडम भाई, क्या बोलते हैं सलीम भाई, ट्रांसपेरेंसी, हाँ ये बहुत हाई वर्ड हो गया। शफाफियत, क्लैरिटी, क्लैरिटी इज पावर मैन। जब तक क्लैरिटी नहीं है ना बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता। क्लैरिटी इज पावर, क्लैरिटी रखो सामने बिजनेस में, बोलो भाई इतना होता है इतने में कर, अपने भरोसे पे कर रहा हूं, बाद में बोला नहीं इतने नहीं इतने दे दो, तुम बोलो ये क्या ऐसा बोलता है क्या ऐसा। क्लैरिटी इज पावर। जब भी कस्टमर से बिहेव कर रहे ना ट्रांसपेरेंसी रखो, उन्हें मंगला पेमेंट का अधिकार अपने 200 रुपए का, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। डेलीगेशन, डेलीगेशन मतलब क्या, हर आदमी को उसका काम देना जरूरी है। एक बंदा है जो है अपना सेल्स में बहुत अच्छा है, ही स्पीकिंग मल्टी लैंग्वेज, मल्टी क्या मतलब मल्टी लैंग्वेज बोल रहा है। अभी महाराष्ट्र, अभी सोलापुर में पर्टिकुलरली चलता है मराठी, कन्नड़ा, तमिल एंड हिंदी। तो ये बंदा बोल रहा है तो उसकी एक्सपर्टीज की वो हिसाब से उसको जॉब दे दो। अब कोई बंदा सिर्फ मराठी बोल रहा है तो उसको बोलो भाई तू खाली महाराष्ट्र कस्टमर हैंडल कर। कोई बंदा अगर 4-5 लैंग्वेज बोल रहा है तो उसको अलग से जॉब देना जरूरी है। तो डेलीगेशन भी बोलो, फ्लेक्सिबिलिटी, उनके साथ में फ्लेक्सिबिलिटी रखो। देखो इंसान ह्यूमन बीइंग है, हम लोग हमारे कुछ ना कुछ आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। कभी किसी की तबीयत खराब होती है, कभी किसी के घर में डेथ होती है, कभी किसी के घर में एंगेजमेंट होता है, कभी किसी के घर में कोई खुशी होती है, कभी गम होता है, तो हमको उनके साथ में इन्वॉल्व होना चाहिए। बट डोंट गिव देम द ग्रैंटेड थिंग्स। एक्चुअली वो हमेशा बोल रहा है कि भाई अभी सोलापुर में तो पता है ना आपको, बहुत रीजन है अपना हमारे लोगों के पास में, जो हमारे सेल्स की टीम है ना, जो टीम है बहुत रीजन देते हो, कभी छेला छोरा, कभी मंगनी चोरी, कभी छट्टी चोरी, और मरीज लोगों को 2-3 बार मारते हो हमेशा, नहीं तो ऐसे रीजन देते। बट डोंट गिव देम द दैट काइंड ऑफ थिंग, रिवॉर्ड। उनके अच्छे काम को हमेशा रिकॉग्नाइज करो, एंड दे वांट फ्रॉम यू दिस काइंड ऑफ रिवॉर्ड, दे वांट द रिकॉग्निशन। हर कोई बंदा रिकॉग्निशन चाहता है, मेरे काम को कोई सराहे, मेरे काम को कोई अच्छा बोले, सब लोग चाहते हैं। तो रिवॉर्ड बहुत जरूरी होती है। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग तो इट्स अ बैकबोन ऑफ योर बिजनेस। जब तक आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग नहीं दोगे तब तक अपडेटेड नहीं रहेंगे। मैं इससे पहले भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देके, एमिरेट्स एयरलाइन को कितने लोग जानते हैं? एमिरेट्स एयरलाइन है ना, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की एयरलाइन हो। 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू दे आर स्पेंडिंग ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द पीपल। रेवेन्यू का 30% अपने लोगों के ट्रेनिंग में खर्चा करते हो, है ना। इतना बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं, एंड दैट्स द रीजन दे बिकम द नंबर 1 एयरलाइन इन द वर्ल्ड। इसलिए वो दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन है। आपको पता है 1972 में एमिरेट्स एयरलाइन ने जब शुरू किया था, पाकिस्तान से 2 एयरक्राफ्ट उन्होंने लीज पे लिया था। नाउ उनके पास कम से कम 2-250 की फ्लीट है, एंड दे आर गोइंग ईच एंड एवरी डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी कनेक्टिविटी उनकी पूरी दुनिया के अंदर। तो बिकॉज उन्होंने ट्रेनिंग दिया हुआ अपने एम्प्लॉय को, है ना। वर्जिन एयरलाइंस कौन जानते हैं? वर्जिन एयरलाइंस, वर्जिन एयरलाइंस वाले जो उनके ओनर है वो क्या बोलते हैं, अपने
अपने एम्प्लॉय को इतनी ट्रेनिंग दो, इतनी ट्रेनिंग दो, इतनी ट्रेनिंग दो, सामने वाला उसको डबल सैलरी पे बुलाए। जरा अजीब लग रहा ना? क्या बोले कौशिक? अपने एम्प्लॉय को इतनी ट्रेनिंग दो, इतनी ट्रेनिंग दो कि सामने वाला उसको डबल सैलरी पे बुलाए। और उसके बाद क्या बोले लोग? उसको इतना प्यार दो, कभी तुमको छोड़ देना चाहिए। And that is a success फंडा। आप उसको अपने फ्रेंड के साथ ये करो, सोचो ये मेरा भाई है, ये मेरे घर का आदमी है, वो आपको कभी नहीं छोड़ देगा। पैसा सब कुछ नहीं होता जिंदगी के अंदर। कितने लोग मानते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता जिंदगी के अंदर? सर को सर से क्या पैसा? भाई का पास रिलेशनशिप कितने लोग जानते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता? सही है ना? मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मोस्ट ऑफ द थिंग। पैसे बगैर चलता नहीं है। हां, अभी मैं बताया पैसा है तो जेब भरा के सब लोग भागते हैं, जेब खाली है तो भी नहीं आएंगे। सो मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मोस्ट ऑफ द थिंग। पैसा सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर कि उनके एम्प्लॉय के ट्रेनिंग पे पैसा खर्चा करो सो दैट दे बिकम योर लॉयल एम्प्लॉयज, है ना? और तुम्हारे तो पैसा मेरे को ज्यादा चार्ज करेंगे, 1 बजे का टाइम। ऑपरेशन मैनेजमेंट में आप अपनी कंपनी का एक स्ट्रक्चर बनाओ। एक कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर होने के बाद में डिपार्टमेंट क्रिएट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब काम मैं ही कर रहा हूं। उसमें कैसा होता है फिर परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम आ जाता है। परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम आ गया, वो पता है आना का मसला, मी माई सेल्फ क्या बोलते वो मीच में ऐसा बोलते हैं ना, वो आ जाता है। वो नहीं आना चाहिए। इसलिए क्या करो अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन पे ना डिवाइड करो वर्क को, डिपार्टमेंट वाइज बनाओ, तो फिर देखो आपके आउटपुट कैसे आएंगे। फाइनली फिर बिजनेस का ब्लूप्रिंट बहुत जरूरी है आपका। ब्लूप्रिंट क्या होता है? अ बिजनेस ब्लूप्रिंट इज अ स्टेप बाय स्टेप वे टू आइडेंटिफाई योर बिजनेस नीड्स, goals and strategic plan. Establishing this business blueprint is essential because it will provide the framework for your business as you develop it. कार्बन कॉपी बोलते हैं ना, वो ब्लूप्रिंट। तो बिजनेस का ब्लूप्रिंट बहुत जरूरी है। बिजनेस के ब्लूप्रिंट में ये सब चीजें मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप वेज टू आइडेंटिफाई द बिजनेस नीड्स। बिजनेस की नीड क्या होती है, उसके गोल क्या होते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, और इसको एस्टैब्लिश करने के लिए बिजनेस का ब्लूप्रिंट बहुत जरूरी है आपके लिए। एक फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाना जरूरी है। बहुत सारे लोग पास कुछ भी नहीं, डॉक्यूमेंटेशन। अभी अपने एनजीओ का मतलब क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेल द पीपल द इंपॉर्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। लीगल डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। सब कुछ अवेलेबल है भाई। माइनॉरिटी में कितना फंड आता है, कितने लोग यूटिलाइज करते हैं हमारी कम्युनिटी में? बहुत कम लोग यूटिलाइज करते हैं हमारी कम्युनिटी में। कितने बार तो ऐसा होता है आया हुआ फंड ऐसे ही रह जाता है, दूसरे लोग खाते हैं। वर्क बोर्ड का एग्जांपल इज द बेस्ट एग्जांपल। वर्क बोर्ड तो बिजनेस के लिए ब्लूप्रिंट बहुत जरूरी है आपके लिए। टाइम मैनेजमेंट, अल्लाह ताला ने हर इंसान को कितना घंटे दिए दिन में? कितने घंटे दिए? 24, है ना? हर इंसान को। जो बाइडेन रहने दो, नरेंद्र मोदी साहब रहने दो, या हमारे एकनाथ शिंदे साहब रहने दो, सबके पास कितने घंटे हैं? बट इट्स अप टू यू हाउ यू हैव टू यूटिलाइज दैट वर्क, हाउ यू हैव टू यूटिलाइज दैट टाइमिंग। सबके पास 24 घंटे के। एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ इज हैविंग 24 आवर्स इन अ डे। लेकिन उनका काम अलग है, हमारा काम अलग। वो लोग कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? हम लोग तो 4 घंटे मोबाइल देख रहे हैं। बट आप देखो जो बाइडेन, मोदी, जितने भी हमारे, उनको भी सब पता रहता है। 4 घंटे मोबाइल पे बैठे गए, सब पता रहता है। कैसे पता रहता? हाउ द सराउंडिंग्स, है ना? उनके पास में आजू-बाजू लोग टैलेंटेड लोग, ब्रेन उनका जो रहता है ना, पीछे रहता है। आपको पता है ब्यूरोक्रेसी इज द ब्रेन ऑफ द गवर्नमेंट। कितने लोग एग्री करते हैं? बस ब्यूरोक्रेट्स दे आर द रियल ब्रेन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसी बनाता है, मोदी साहब को सब मालूम रहता है। वो तो चाहे किसी को क्या मालूम है पॉलिसी कैसे। पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ जिसको बोलते हैं ना, I think 80 bureaucrats है, highly talented, very highly talented, और हर फील्ड के एक्सपर्ट रहते हैं। हर फील्ड के क्या रहते हैं? एक्सपर्ट। वो सजेस्ट करते हैं भाई इनको ये लगाओ, परेशान हो जाएगा, लगाओ। मोदी साहब को लगाओ, फाइल आके खाली सिग्नेचर के लिए। पॉलिसी कौन बनाते हैं? ब्यूरोक्रेट्स।
है ना? तो हमको क्रेडिटर्स में भी काम करना जरूरी है। मैं एग्जांपल इसलिए दिया, सॉरी टाइम मैनेजमेंट पे आप थोड़ा ये हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, हर इंसान के पास 24 घंटे है। इट इज अप टू यू हाउ यू टू यूटिलाइज दैट टाइम इन योर ओन बिजनेस, इन योर ओन पर्सनल लाइफ, विद योर फैमिली, विद योर बिजनेस पीपल, विद योर टीम। तो उसके लिए क्या है, गोल सेट करना है, प्रायोरिटाइज द वर्क। काम को सही तरीके से करना है क्या सही काम को सही करना है, दोनों में से कौन ऑप्शन बताएगा? काम को सही तरीके से करना है कि काम को सही करना है? काम को सही करना है। काम को सही तरीके से मतलब अभी एक मैकेनिक है, वो बोनट डिक्की को लगा रहा है, बोनट क्या कर रहा है, डिक्की को लगा रहा है, काम को सही तरीके से कर रहा है, लेकिन आगे की चीज पीछे लगा रहा है, बरोबर है क्या? वो काम को सही करना जरूरी है, काम को सही तरीके से करना जरूरी है। इसलिए क्या बोला मैंने, प्रायोरिटाइज द वर्क, डिफाइन द टाइम लिमिट्स। हर चीज के लिए टाइम, अभी जैसे अभी फैशन इंडस्ट्री में बता रहा हूं, एक कस्टमर आया 500 की चीज ली, 1000 की चीज ली, 5000 की चीज ली, उसके लिए टाइम बहुत जरूरी है। आपका सेल्समैन कितने टाइम में उसको फिनिश कर रहा है? ले रहे 200 रुपए, बैठा घंटा भर दुकान में आके, उसमें क्या हो रहा, आपका लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा, आपका टाइम कंज्यूम कर रहा, सेल्समैन आपका बिजी है उसके साथ में, है ना? तो ऐसे नहीं होता 200 रुपए की पैन लेने आया, घंटा भर दुकान में बैठा। तो इसीलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए डिफाइन द टाइम लिमिट्स, हर बंदे के लिए टाइम लिमिट डिफाइन करना जरूरी है। ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है उसको ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। जितने भी रिसोर्सेज आपके पास में उसको ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। डेलीगेट द वर्क, मैंने बताया आपको, रिड्यूस द रिडंडेंसीज, अवॉइड स्ट्रेस और फ्री प्लान टास्क। मैं इसके बारे में और थोड़ा बता दूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, आप देखो जरा मैं क्या बता रहा हूं आपको। ये इंपॉर्टेंट टास्क, ये नॉट इंपॉर्टेंट टास्क, ये अर्जेंट है नॉट अर्जेंट है। अभी आपको इसके अंदर सिलेक्ट करना है कि आपको काम कैसे करना है, राइट? ये क्या है, पहला बटन जो लिखा है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, इसको करना ही करना है। अभी समझो आपको वेंडर को ऑर्डर करना है, आज ऑर्डर नहीं करेंगे तो माल आपका टाइम पे नहीं पहुंचेगा। तो पहली प्रायोरिटी क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट अर्जेंट आपको करना ही है ना। दूसरा क्या है, डेलीगेट, नॉट इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट भी नहीं है अर्जेंट भी नहीं है, थोड़ा उसको डिले कर दो। एक आपके अंदर एक्सेल शीट बनाओ, ग्रीन, व्हाइट, येलो, रेड, है ना, कैटेगराइज करो। जो भी अर्जेंट है उसको रेड में लिखो, क्योंकि रेड पे फोकस ज्यादा करना है जरूरी है, ठीक है? अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसको व्हाइट में लिखो। शेड्यूल इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तो उसको ग्रीन में दो। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन एज अ अर्जेंट नहीं, मतलब आज इंपॉर्टेंट है लेकिन आज भी करेगा तो चलेगा, कल भी करेगा तो चलेगा। लेट्स से आई गिव वन एग्जांपल, अभी इंडिया और अमेरिका में, सॉरी इंडिया और दुबई में, यहाँ पे हमारा सैटरडे संडे को वीकेंड है, वहाँ पे फ्राइडे सैटरडे को वीकेंड है, अभी तो संडे भी हो गया वहाँ पे, ठीक है ना? तो ये फर्क ऐसा है, अभी यहाँ से हम ऑर्डर देंगे, अगर मैं आप समझो यहाँ पे लेट्स से मैं फ्राइडे को ऑर्डर दिया, तो मेरा ऑर्डर को देखने वाला नहीं है ना वहाँ पे, क्यों? उनकी छुट्टी है। तो ये ऑर्डर मैं कब दे सकता हूँ? सैटरडे संडे को दे सकता हूँ। दैट्स मीन इट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। समझ रहे बात को? दुबई और इंडिया का सिस्टम समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। अभी एलिमिनेट करना है, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, उसको एलिमिनेट कर दो सीधा सीधा। 80-20 रूल पता है? 80 इंपॉर्टेंट था, सॉरी 20 इंपॉर्टेंट 10, 80 अनइंपॉर्टेंट 10, उसको डिलीट कर दो, वहां से छोड़ दो उसको, टाइम वेस्ट मत करो उसको, ठीक है? ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में। नाउ यू हैव टू कैटेगराइज वेयर यू फॉल इन। अभी आप एनालाइज करो खुद, इसका फोटो निकाल के कि आप कहां पे सर्वाइव कर रहे हैं। आप ये सुसाइडल जोन में है आप क्या, या सर्विंग जोन में है, या सक्सेस जोन में, या सर्वाइवल जोन में? सुसाइडल जोन मतलब डेंजर, खत्म होने वाला बिजनेस आपका, एनी टाइम यू विल फिनिश। तो चेक योरसेल्फ, लो टिकट लो वैल्यू का बिजनेस है आपका। सर्वाइवल जोन में मतलब क्या है, यहाँ पे को इंप्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी है। आज तो सर्वाइव कर रहे हैं लेकिन कल का पता नहीं आपको, तो सर्वाइवल में क्या है, इंप्रूवमेंट लाना जरूरी है। स्ट्रगलिंग में कैसा है, यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी नॉट द गोल अगेन, है ना? आपको स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा, गोल नहीं चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब गोल तो सेट किया आपने, बिजनेस करना है, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, आपकी स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है, तो स्ट्रेटजी को आपको चेंज करना है। सक्सेस जोन, इंप्रूवमेंट लाना जरूरी है। आज तो सक्सेस है लेकिन और इंप्रूवमेंट लाओ स्केल अप करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, राइट? तो यू कैन डू योर ओन एनालिसिस एंड सी वेयर यू फॉल इन, कहां पे जा रहे हैं आप, सोचो आप। यहाँ पर्सनल डेवलपमेंट,
सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आप मेरे को एक बात बताओ, लायन को किसने बताया कि वो शेर का राजा है? लायन को किसने बताया कि वो शेर का जंगल का राजा है? कुछ नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें। उसको किसने बताया क्या जंगल का राजा है? तो वही बता, उसको समझ में आता है, वो अपनी लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आती, उसकी लैंग्वेज अपने को समझ में नहीं आती। बट स्टिल वी आर सेइंग दैट कि वे लायन जंगल का राजा रहता है। ये कैसा होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको पता है मेरी ताकत, मेरी पावर क्या है, मेरी रीच कैसी है, मेरा क्या चपलता, क्या शार्पनेस कैसा है, उसको पता है। दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस करना, बिल्ड करना बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी, आप अपने को फ्लेक्सिबल बनाइए। अडॉप्टेबिलिटी मतलब चेंजेस जो हो रहे हैं मार्केट के अंदर, यू शुड अडॉप्ट द चेंजेस, यू शुड अडॉप्ट द चेंजेस। चेंजेस जो हो रहे हैं उसको अडॉप्ट करना सीखो। नई नई टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करो। बिकॉज़ इफ यू आर नॉट टू इम्प्लीमेंट द टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस, अदरवाइज आपका हिसाब ऐसा होगा लल्लूरा गुलाब जामुन वाला। मालूम है लल्लूरा गुलाब जामुन वाला? दिल्ली का बहुत बड़ा लल्लूरा गुलाब जामुन वाला एक बहुत बढ़िया गुलाब जामुन बनाता था, लेकिन उसको मसला ऐसा था मालूम क्या? मेरे दुकान पर आके खाओ तो मैं गुलाब जामुन खिलाऊं, मैं बाहर जाके करना नहीं। उसको एक बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बुलाया कि भाई तू बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाता है, हमारे यहाँ के थोड़ा गुलाब जामुन बना। वहां पे भी जाके गुलाब जामुन बनाया, पूरी जिंदगी उसी ने गई, उसकी टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया। क्यों? एसओपी नहीं बनाया उसने। उसके बाद बनाने वाला कौन है? गुलाब जामुन। उसके पास स्किल था, कितना उसको क्या सेकना है, कितनी चाशनी में डालना है, कितनी देर तक फ्राई करना है, सब स्किल उसके पास यहाँ थे। पेपर पे नहीं लिखा उसने, मरा, खत्म हो गया बिजनेस, है ना? तो कैसा है बिजनेस पे, है ना? एडॉप्टेबिलिटी चाहिए। एडॉप्टेबिलिटी के लिए एसओपी बनाना जरूरी है हमारे बिजनेस के अंदर। आज जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारे लिए बहुत जरूरी है उसके लिए। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग इन योर ओन बिजनेस, मल्टीपल आइडिया आई वाज टेलिंग यू अर्लियर, दैट इज डिफरेंट। मल्टीटास्किंग मतलब आगे आपका जो डिपार्टमेंट वाइज फंक्शंस है आपकी कंपनी में, जैसे एचआर है, फाइनेंस है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, एंड अकाउंट्स है, फाइनेंस है, आपको सबका नॉलेज आना चाहिए। तो अपने इंडिया में तो बहुत सारे लोग बैठे हैं आपको बनाने के लिए। फाइनेंस में आपको पता नहीं है, मुझे पता नहीं उसको क्या क्या अंदर से कैसे कैसे इनवॉइस बना रहा है, कहाँ कहाँ पैसा यूज कर रहा है, कहाँ कहाँ खर्चा कर रहा है। तो आपको हर डिपार्टमेंट की नॉलेज है और बहुत कुछ अवेलेबल है, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। The moment you stop learning, that is the end of your life. कितने लोग एग्री करते हैं मेरे से? The moment you stop learning, that will be the end of your life. जिस वक्त आप सीखना बंद करोगे, उसी टाइम आप खत्म हो जाओगे। तो सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए। कब सीखोगे? सीखना बहुत जरूरी है। बिजनेस कर रहे हो तो सीखो, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं आपको बनाने के लिए उल्लू। सीखने से क्या होगा? अभी मेरे को आई डोंट नो एनी फाइनेंस, बट मैंने उस पर रिसर्च किया, मैंने कैलकुलेशन करा कि आरोप कैसे रहते हैं, ओपेक्स क्या रहते हैं, क्या मैं सीख गया। सीखने के लिए बहुत सारी चीजें अभी आप तो आजकल तो इतना ज्यादा नॉलेज अवेलेबल है गूगल पे। गूगल कैसे है? सब कुछ एक टाइप करो 1700 रिजल्ट आते हैं। ये तब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जब सीखेंगे हमको सॉरी टू से सनी लियोन जैसे फुर्सत मिलेगी तो जब जाके देखेंगे, है ना? सीखना बहुत जरूरी है। आईपास में नीचे में लगा के हंस रहे हो, सनी लियोन का नाम लिया, क्या भाई आईपास सही है क्या? उसी का स्क्रीनशॉट है वहां पे। कम्युनिकेशन इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन इज द की। जब तक कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं होगा कुछ नहीं बता सकते आप। आपके पास जितना नॉलेज है ना, मतलब सामने वाले को बताना है, कम्युनिकेशन चाहिए आपको। और जितना ज्यादा कम्युनिकेशन रहेगा उतना ज्यादा आपका मार्केट में ब्रांड बिल्ड हो जाएगा। बात करनी आनी चाहिए, स्वीट टॉक, मीठी बात करना चाहिए। कम्युनिकेशन में आपके इंप्रूवमेंट हो। कम्युनिकेशन का एक सिंपल फंडा देता हूं मैं आपको, जहां पे मैंने ये सीखा है। ये मिरर है मेरा, रोज मैं 10 मिनट मिरर से बात करता हूं। Myself Sheikh Yasin, I pursue my MBA from University of Wales, started specialist in marketing in IIT Dubai for last 20 years. I work with so many companies. मेरे को कोई भी नहीं देखता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? अपने आप से बात कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है? मेरा कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गलती कर रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है गलती कर रहा हूँ, सामने वाला हंसेगा ना। सामने वाले से मैं बात करूँ तो सामने वाला हंसेगा, लेकिन बंद रूम में, बंद कमरे में मैं ऐसे से बात कर रहा हूँ। हाँ, रोजाना ये प्रैक्टिस आज देख लो, आज से गोल्डन स्टेटमेंट में आपके लिए रोजाना 10 मिनट मिरर के सामने बात
बात करो, इट्स इन ओन लैंग्वेज, हिंदी में बात करो, मराठी में बात करो, उर्दू में बात करो, इंग्लिश में बात करो, एक महीने के बाद रिजल्ट आके बोलोगे। एंड दिस इज माय चैलेंज, कोचिंग और कंसल्टिंग करना छोड़ दूंगा अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं होती। कितने लोग आगे करते हैं फर्स्ट भाई, कितने लोग आगे करते हैं मेरे पास 10 मिनट रोजाना खाली मिरर के सामने ठहर कर अपने आप से बात कीजिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल देखो कितना इंप्रूव हो जाएगा। इंटरपर्सनल स्किल्स will be one of the part of communication skill. Team player, be always a team player. क्रेडिट भी टीम को दो, सक्सेस का फेलियर अपने पे लो, लेकिन हमेशा सक्सेस का क्रेडिट टीम को दो, क्योंकि टीम आपसे खुश हो जाएगी। एंड यू शुड नो हाउ टू ड्राइव द टीम, एंड दैट इज योर स्किल। देखो एक दो चीज होती है, एक बहुत लंबा हो रहा है क्या साकिब भाई, लंबा हो रहा है क्या सेशन जावेद भाई? टैलेंट और स्किल्स में क्या फर्क है, कौन बता सकता है? आईपास में आप बार बार बता रहे हैं, और कौन दूसरा? टैलेंट और स्किल में सैद भाई टैलेंट बोर्न एंड स्किल शार्पन करके। वेरी गुड, क्लैप द हैंड फॉर जैद। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड स्किल्स। टैलेंट बाय बॉर्न होता है, पैदा होते ही हमको टैलेंट आ जाता है, माँ बाप के जीन से उससे टैलेंट आता है। स्किल जो है हम लोग एक्वायर करना पड़ता है दुनिया में आने के बाद। मैं पैदा इसी बोलता चलता नहीं था, मैं बहुत शाय पर्सन था, बहुत शाय करता था। अभी एक्चुअली एक बात बताऊं, जब 11th में गया तो लड़कियों को देख के दूर भागता था मैं, लेकिन कॉलेज में जब गया भाई यहाँ कैसे बात करना, तो फिर मैं समझ गया कैसे बात करना है ना। तो टैलेंट और स्किल्स दो अलग अलग चीजें हैं, और सबके अंदर नहीं रहता है, सबके अंदर नहीं होती दोनों चीजें। एक तो टैलेंट रहेगा, लेकिन टैलेंट होते हुए भी अगर आपने स्किल्स को एक्वायर किया तो आप भी स्किलफुल हो सकते हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों आपके पर्सनालिटी में रहना जरूरी है बीइंग अ बिजनेस पर्सन। टीम स्पिरिट की बात करें, पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारा माइंड ही नेगेटिव बना हुआ है। कैसे माइंड, व्हाट्स इन दैट्स हाउ, क्या इन हो रहा है वो आउट जा रहा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट, बैड इन बैड आउट। जैसी हमारी सोच है, हमारी समझ भी उसी रहेगी ना, है ना। तो इसलिए क्या है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। पॉजिटिव एटीट्यूड में बहुत जरूरी है, आप लोगों के साथ में डील कैसे कर रहे हो, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बताओ। जब अच्छी चीज एक्वायर करें तो अच्छी चीज ही बाहर निकलेगी, राइट। बुरी चीज एक्वायर करें तो बुरी चीज ही बाहर निकलेगी। तो इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें हमेशा अच्छी चीज डालो, पॉजिटिविटी आपके पास नेगेटिविटी आ जाएगी। तो पॉजिटिविटी आपके लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक अपने कुछ वसूल रहने काम करने का, राइट। अपने वसूल से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी अपने वसूल से कॉम्प्रोमाइज किया वो अपने लाइफ से कॉम्प्रोमाइज किया। तो जो भी वसूल आपको मिले हुए हैं आपकी विरासत में, आपके बाप दादा से मिले हुए हैं, आपके दूसरे लोगों से मिले हैं, तो वसूलों पर कायम करना जरूरी है। बिजनेस में बहुत जरूरी है। मैंने आपको स्टीफन इलाम का एग्जांपल दिया था, स्टीफन इलाम ने नोकिया को खत्म कर दिया। अभी नोकिया का 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इमरान भाई, नोकिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ 2 दिन पहले। दे से start to end we monitor each and everything and we found that we are not wrong anywhere, but we lost the market because we don't adopt the changes, we don't adopt the technology. इतना बड़ा प्लान एनालाइज कर रहे हैं, हमारी मिस्टेक नजर नहीं आ रही, पर चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किए, खत्म है ना। एक बड़ा है जो स्टॉक वर्क के बारे में बता रहा था कि आप एथिक्स से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, आपने वसूल से कभी कॉम्प्रोमाइज कर बिजनेस के लिए। देखो फिर बोलते हैं ना, वो आमिर खान ने क्या बोला था 3 डेज में, सक्सेस के पीछे काबिल बोलो, सक्सेस के पीछे किस क्या क्या करने को बोले थे उन्होंने, सक्सेस के पीछे मत भागो, क्या बोले थे भाई, काबिल बोलो। हां सक्सेस के पीछे मत भागो, क्या चलिए क्या बोल रहे थे, सक्सेस आपका पीछा करेगा, मतलब एक चीज है। तो इसलिए वर्क एथिक्स के साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। आज हर बिजनेसमैन स्ट्रेस में है, पता है, हर बिजनेसमैन स्ट्रेस में, कितना भी आदमी बोले दो, लेकिन सब लोग स्ट्रेस में है। शॉर्ट बताना मैं आपको, आपके घर में हो आप, यू शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू शुड नो हाउ टू टेक द डिसीजन, मेकिंग द हेड ऑफ द फैमिली
फैमिली के हेड है, आपको पता होना चाहिए कि डिसीजन कैसे लेना है। गेट ऑर्गेनाइज, अपने फैमिली को ऑर्गेनाइज करो, अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करो। दोनों कंपैरिजन बता रहा हूँ, फास्ट बता रहा हूँ, मेरा टाइम हो रहा है। क्रिएट योर ओन स्पेस, बीइंग हेड ऑफ द फैमिली, बीइंग अ फादर, बीइंग अ एल्डर ब्रदर, बीइंग अ हेड ऑफ द बिजनेस, अपना एक स्पेस क्रिएट करो। डोंट मिंगल विद एनीवन, एवरीवन, मिंगल विद योर फैमिली बट डोंट मिंगल विद एवरीवन, राइट? किसी के साथ भी मिलना नहीं है आपको, फैमिली के साथ में अपना पर्सनल लाइफ वो अलग है, बट क्रिएट योर ओन स्पेस, आपको ओन स्पेस क्रिएट करना है। वर्क में आपको क्या है, इन द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में। इन द लॉन्ग टर्म क्या है, एक्सरसाइज रेगुलरली, आपकी हेल्थ भी बहुत जरूरी है, मेडिटेशन करना है जरूरी है आपको, ईट वेल, खाना भी जरूरी है, ईट वेल इन द सेंस हेल्दी फूड, टाइम पे खाना जरूरी है, और लिमिटेड फूड, लाइक यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ एज पर योर पर्सनालिटी और एज पर योर हेल्थ, ठीक है? प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, हमेशा सॉफ्ट बनना, लोगों के साथ में कनेक्टिविटी करके रखना, लोगों के साथ में अटैच रहना, ये जरूरी है। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक, रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है काम में। आपको पता है ब्रिटिश लोगों का सक्सेस फंडा क्या है, अमेरिकन का सक्सेस फंडा क्या है? दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल, यू नो दैट। मैं नोकिया में जब काम करता था, मेरा एक मैनेजर था अरुण वॉल्टर्स, ही वाज अ जनरल मैनेजर फॉर मी इन दुबई। One fine day, I received one complaint from one of the biggest clients from Nokia, and वो उसने मेरे को 5:30 बजे कॉल किया। I mean, वर्किंग हमारा टाइम था 10 to 5 या 9 to 5। 5:30 बजे कॉल किया। He said, I want to speak with your manager very urgent. I said, what happened? Tell me. He said, I don't want to speak with you, but I want to deal with your manager directly. Immediately, I was trying to call Arun Walter. He didn't pick my phone. I called him once, twice, thrice. He didn't pick my phone. The very next day, he came to office. I said, Arun, what happened? I said, I called you twice yesterday, man. Why didn't you pick my phone? I said, what? What time you called me? I said, around 5:30. Don't call me after 5 o'clock. I said, what? You don't know the British people? I said, then? No, we don't work after 5 o'clock. Whatever the things are there in the office, you should call me between 9 to 5. The moment I left the office, my responsibility is over in the office. Then I will be liable for my family. अभी मैं फ्रैंचाइजी इंडिया में देख रहा हूँ, फ्रैंचाइजी इंडिया के मैनेजमेंट को 12 बजे भी कॉल करते हैं, सर क्या हुआ, ऐसे ऐसा प्रॉब्लम हुआ, अरे क्या है, नहीं बहुत प्रेशर आ रहा है। प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता इसकी वजह से, इसीलिए क्या मालूम क्या, रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत जरूरी है। हम भी 24 घंटे हमारे बिजनेस में फुल बिजी है, सोते टाइम पे भी बिजनेस है, उठते टाइम पे भी बिजनेस है, बाथरूम में भी जा रहे हैं, मोबाइल लेके जा रहे हैं, कस्टमर को कॉल मिस जाना हो, है ना? है कि नहीं है? रिलैक्स भी करो अपने आप। हर बिजनेस में स्ट्रेस में है, पता है? वर्क में क्या है, अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशंस। आपको पहले क्लियर पता चाहिए कि मेरे एक्सपेक्टेशन क्या है बिजनेस के अंदर। ओवर एक्सपेक्टेड भी मत रहो कि भाई हाँ मैं डाला तो 25 लाख का बिजनेस, लेकिन एक साल के बाद 50 लाख का करूंगा, ओवर एक्सपेक्टेशन तो है। कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी चाहिए उसके लिए। अवॉइड मल्टीटास्किंग, मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करो आप। गेट कंफर्टेबल जोन, यू शुड बी ऑलवेज इन द कंफर्टेबल जोन सो दैट यू कैन एंजॉय योर फैमिली। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, टेक अ वॉक, हमेशा नमाज के बाद सब लोग पैदल जाते हैं, पैदल घूमना जरूरी है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग, लंबी सांस लेना छोड़ना, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एरोमा थेरेपी, मसाज जो आते हैं ना, अलग अलग टाइप के मसाज, डिपेंड्स लाइक नो, अभी एज के हिसाब से, अभी यंग जनरेशन को तो मैं नहीं बता सकता, बट ओल्ड पीपल हु हैविंग लाइक नो टाइप ऑफ डिजीजेस एंड ऑल, दे कैन यूटिलाइज द एरोमा थेरेपी। गेट हग फ्रॉम योर लव्ड वंस, ये बहुत जरूरी है, हम लोग मिस कर रहे हैं आजकल। ये इमरान भाई देख के ऐसे में बहुत जरूरी है। हम भी बच्चों को कभी कुछ समझते नहीं, काम 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 काम, किसके लिए तुम्हारे साथ, दे आर नॉट हैप्पी विद यू। प्रॉपर फोकस ही नहीं जा रहा ना अपना, प्रॉपर कंसल्टेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनके नीड्स क्या है, उनके वांट्स क्या है, समझ नहीं पा रहे, खाली बिजनेस 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 पे लगे। तो वो भी जरूरी है आपकी कि आपकी लव वन आपको हक करना जरूरी है। रिलेशनशिप में क्या होता है, रिमूव योर एक्सटर्नल स्ट्रेस। जो भी आपको अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहे हैं ना, उनको अपनी लिस्ट से निकाल दो, क्योंकि वो अननेसेसरी आपने प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपका वर्क लाइफ इम्बैलेंस करना चाह रहे हैं, तो उनको निकालो। गेट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम क्या, हम लोग ना फांदे पे काम करते, खाली झाड़ रहता ना, झाड़ रूट कॉज पे नहीं जाते हम लोग। रूट कॉज पे जाने के बाद में प्रॉब्लम का एलिमिनेशन होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऊपर से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डोंट वर्क ऑन द ब्रांचेस, वर्क ऑन द रूट कॉज एक्चुअली। सेव टाइम फॉर योरसेल्फ, अपने लिए टाइम बचा के रखो। आपको भी पता टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, आप अपने लिए कितना टाइम दे रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, मैंने बताया ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में।
अभी आपको खुद का इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है। कस्टमर इज डूइंग बिकॉज कस्टमर डूब रहा है, उसको हेल्प की जरूरत है। ही डजंट नो व्हाट इज एग्जैक्ट प्रॉब्लम। कस्टमर को पता नहीं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, उसका डूब रहा है, लेकिन उसको बचाना पूरा नहीं देखा। सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम और सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम्स, बिजनेस में उसकी प्रॉब्लम्स है, वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा और अपना प्रॉब्लम भी सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए क्या है, कंसल्टेशन बीच में आता है। अभी मेरा रोल हो रहा है as a consultant what I should definitely know customers exact business problems, customer का exact business problem क्या है, as a consultant मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपके साथ मेरे को बैठना पड़ेगा, आपके बिजनेस के प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, आपके बिजनेस के फंडा समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पे स्टक हो रहे हैं, कहाँ पे फंसे हुए, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या गैप्स है आपके बिजनेस के अंदर, ये सब समझने के लिए मेरे को आपके साथ बैठना पड़ेगा, बिजनेस प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। Tell the solution, strategies and framework। अभी क्या होता है मालूम है, बहुत सारे लोग कंसल्टेंट के साथ में रियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। जब तक आप डॉक्टर के साथ आपकी बीमारी का पता नहीं चलेगा डॉक्टर को, डॉक्टर इलाज करेंगे कैसे तरीके से। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, डॉक्टर के पास में जाकर ना सिंपली हम क्या करते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, है ना। वहां पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर सब चेक करता, अपने आप सरेंडर कर देते, डॉक्टर साहब ऐसा हुआ, हाँ वो लेटर वाला सीधा लेट जाते हो, क्या क्या कर रहा उसका तरीका है। लेकिन बिजनेस कंसल्टेंट के साथ में ना मैं क्यों शेयर करूं नॉलेज, मेरे बिजनेस की मालूमात शायद हो सकता है वो लीक करेंगे। बिजनेस कंसल्टेंट का जॉब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है मालूम है, कॉन्फिडेंशियलिटी, भरोसा बहुत करना जरूरी है। जब तक आप आपके कंसल्टेंट के साथ में या बिजनेस कोच के साथ में ट्रांसपेरेंट नहीं रहोगे, जब तक आप उसको अपने प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे, अपने पेन पॉइंट्स नहीं बताएंगे, तब तक आपको सॉल्यूशन कैसे देगा वो। तो इसके लिए जरूरी है आप अपने प्रॉब्लम्स कंसल्टेंट को कोचेस को बताओ, तो आपका सॉल्यूशन वो प्रॉपर फ्रेमवर्क और स्ट्रेटजी के साथ देंगे। कस्टमर का बिजनेस प्रॉब्लम कैसे रहता है देखेंगे, बाय नोइंग द बिजनेस फंक्शंस, बिजनेस फंक्शन क्या क्या है उसके, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस टू ड्राइव द राइट प्रॉब्लम। बहुत सारे क्वेश्चंस करना पड़ता है मतलब आपको बिजनेस समझने के लिए कंसल्टेंट। लिसनिंग टू द कस्टमर्स बिजनेस प्रॉब्लम, और सबसे बड़ा कोच का कंसल्टेंट का रोल होता है लिसनिंग। ये बहुत बड़ी मतलब क्या बोलते हैं इसको, स्किल्स है कंसल्टेंट। जब तक आप सामने को सुनेंगे नहीं, बस अपना अपना रट लगाओगे तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, कस्टमर को सुनना बहुत जरूरी है ना। मैच द प्रॉब्लम विद द राइट बिजनेस फंक्शन, प्रॉब्लम क्या है उसके साथ में आपकी बिजनेस की जो फंक्शन है उसके साथ उसकी मैचिंग जरूरी है। अभी देखिए बिजनेस ओनर क्या करते हैं कि ये दे आर डूइंग दिस मिस्टेक्स कंसिस्टेंटली, व्हाट दे आर डूइंग एवरीथिंग बाय देयर ओन एंड गेटिंग स्टक फ्रॉम द ग्रोथ। सब कुछ मैं ही करता हूं, मेन फोकस उनका क्या रहता है, अभी बीइंग ओनर ऑफ द बिजनेस, बीइंग द बॉस ऑफ द बिजनेस, मेरी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, मेरे को आई नीड टू डील विद द क्लोजिंग ऑफ द बिग डील्स। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नीचे से जाते हैं, अरे दुकान मेरे को खोलना है, कस्टमर को मेरे को बात करना है, कस्टमर सर्विस के बारे में पूछना है, सब लोग हम करेंगे, सब काम हम करेंगे, तो फिर मेन काम कौन करेगा, मेन काम बहुत जरूरी है। नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम मनी एंड एफर्ट्स टू बिल्ड द राइट टीम। मैं बताया कि राइट टीम बिल्ड करना कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आप बिजनेस ओनर आपको ये बहुत जरूरी है कि आप अपना टाइम मनी और एफर्ट्स अपने एम्प्लॉय पे खर्चा करें, तो आपको सही आउटपुट देंगे। वो एमिरेट्स एयरलाइन का मैंने आपको एग्जांपल दिया। नॉट एबल टू ओवरकम परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम की बहुत बड़ी बीमारी हमारे पास में रहेगी, परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम की, राष्ट्रपति जिसको बोलते हैं परफेक्शनिस्ट। सब मालूम है मेरे को, क्यों नहीं कर रहा, करने का यार टाइम नहीं है, कि ये चीज हाँ मालूम है ना मेरे कि परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम जब तक आपके दिमाग में से नहीं निकलेगा तब तक आप बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाते। तो परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम को बाहर निकालना जरूरी है। नॉट एबल टू वर्क ऑन वीकनेसेस, कोई अपने खामियों को बात ही नहीं करता अपने खामियों के बारे में। एवरीबॉडी थिंक दैट ही इज ऑलवेज राइट। सब लोग क्या समझते हैं, मैं हमेशा सच हूं, मेरे को सब मालूम है। आपको आपके वीकनेसेस पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, खामियों को पुतला है, राइट। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने लोग एग्री करते हैं मेरे से, ठीक है। तो इंसान खामियां करता है, इंसान गलतियां करता है, बट इट इज योर स्किल how you have to overcome your weaknesses, how you have to convert your weaknesses into opportunities, है ना। सब लोग गलती करते हैं, बहुत गलतियां की मैंने, अब यहाँ गलती नहीं करता तो फिर कहाँ रहता हूँ, गलती करेगा तो यहाँ सलाह दूंगा, ठीक है ना। तो हर इंसान गलती करता है, लेकिन गलतियों पे काम करना बहुत जरूरी है। नॉट एबल टू कन्वर्ट प्रेशर टू अपॉर्चुनिटीज, जो भी आपके फियर फैक्टर है ना
उसको आप काम करो, उस पे टाइम दो, कंसिडरेबल टाइम खर्चा करो, एफर्ट डालो, उस पे फोकस करो, दैट थ्रेड्स विल बिकम योर अपॉर्चुनिटी। ये बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं वो ऐसे ही करते हैं। मैंने बताया जैक मा, अलीबाबा 99 डे फेल हो गया, उसको वेटर का भी जॉब किसने नहीं दिया, बोले तू क्वालिफाई नहीं वेटर की जॉब की, और जगह ट्राई किया उसने, बाद में उसने अपना बिजनेस शुरू किया, आज चाइना का सबसे बड़ा रिचेस्ट आदमी है जैक मा। तो बोलने का मतलब ये है थ्रेड्स को आप अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इस पे आपको काम करना जरूरी है। Fail to understand the right processes, systems, strategies and execution plan. हमको प्रोसेस भी पता नहीं है, स्ट्रैटेजी भी पता नहीं है, फिर एग्जीक्यूशन प्लान तो हम काम ही नहीं करते, तो प्रोसेस से एंड टू एंड प्रोसेस रहने चाहिए बिजनेस के अंदर। बिजनेस स्टार्ट कहां से हो रहा है, कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते हमारे क्या चीज है, इसको बोलते हैं प्रोसेस, है ना। सिस्टम क्या है, क्या क्या सिस्टम आपने अडॉप्ट किया, मार्केटिंग के लिए अलग सिस्टम है, अकाउंट्स के लिए अलग है, फाइनेंस के लिए है, एचआर के लिए, हर आदमी को एक सिस्टम दिया है, तो आप अपने एक लिमिट में सिस्टम में काम करो, वो भी नहीं है हमारे पास में। स्ट्रैटेजी, रणनीति बोलते हैं ना सर, बिजनेस की रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी पहले बनाइए। जब तक आपका टॉप मैनेजमेंट लेवल एक जगह बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक्सचेंजिंग द आइडियाज, एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, एक्सचेंजिंग द गुड थिंग्स, जब तक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि स्ट्रैटेजी कैसे करना है। आईपीएल सब लोग देखते हैं, आईपीएल में 2 मरतबा स्ट्रैटेजी टैग आउट होता है, कितने मरतबा होता है, 2 मरतबा। क्या करते हैं लोग आईपीएल के स्ट्रैटेजी टैग आउट में, पूरी टीम इकट्ठा आता है, हां सब जन आते हैं जगह, आगे क्या बोलते हैं कि अभी रणनीति क्या करनी चाहिए आपको, 8 ओवर के बाद में 16 ओवर के बाद में ना आईपीएल में स्ट्रैटेजी टैग आउट होता है 2 बार, 8 और 16 ओवर के बाद, तो 8 ओवर के बाद में स्ट्रैटेजी बनाते हो कि ये इनको इतने स्कोर नहीं बनाने देगा और ये खिलाड़ी को इतने पर आउट करना है, इसीलिए होता है स्ट्रैटेजी टाइम, वहां पे रणनीति बनती है और वो सक्सेसफुल होता है। तो बिजनेस में हमारे भी स्ट्रैटेजी थी, हमारी बिजनेस में भी स्ट्रैटेजी लाना जरूरी है ना। जब आईपीएल मैच की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हमारे को लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना है, तो बिजनेस में जब तक स्ट्रैटेजी नहीं लाओगे तब तक हमारा इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। नॉट प्रोडक्टिव मार्केटिंग एंड सेलिंग योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मार्केटिंग हमको पता ही नहीं, आजकल मार्केटिंग के इतने चैनल अवेलेबल हो गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग वन ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, राइट, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बहुत कॉस्टली हो गया एंड वी आर नॉट रीचिंग टू द टारगेटेड ऑडियंस, है ना। अभी न्यूज़पेपर में मैंने अभी मेरे को एक मुंबई से फोन आया था, सर आपको हमारे चैनल पे हम लोग आपको लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू करना है। तो मैं बोला ठीक है, कौन सा चैनल है, जी मराठी चैनल से फोन आया था, तो बोला कौन से टाइमिंग पे आप मेरे को लॉन्च करना चाह रहे हैं, बोले 2 से 3 के बीच में, दोपहर के 2 से 3 के बीच में। मैंने 2 से 3 के बीच में, वो तो मेरा टारगेट ऑडियंस है ही, 2 से 3 के बीच में टीवी कौन देखते हैं, और दे देखते हैं, मेरे को तुम वो टाइम पे लॉन्च करेंगे तो मेरा फायदा क्या है इसमें, वो मेरा टारगेट ऑडियंस है ही नहीं। अगर मैं कितना भी उनको बिजनेस के बारे में बोलूंगा तो दे आर नॉट द डिसीजन मेकर। बिजनेस में 2 चीजें होती है, एक कंज्यूमर, एक डिसीजन मेकर, है ना। कैसे, बच्चा डायपर पहनता है, बच्चा कौन सा ब्रांड लेने को कौन डिसाइड करता है, मां डिसाइड कर देगी। मतलब 2 प्रोसेस है यहाँ पे, एक कंज्यूमर है, एक डिसीजन मेकर है। जब मेरे को आप जी मराठी पे 2 बजे लॉन्च करोगे, वो मेरा टारगेट ऑडियंस है ही नहीं, वो मेरे बारे में डिसीजन ही नहीं ले सकते, तो मैं आपको फिर क्यों आऊं चैनल पे। मैं बोला मेरे को प्राइम टाइम दो, क्लीन कस्टमर है, सब रिलैक्स 9 बजे कैसा रहता, काम धंधा सब वही रहता, 9 बजे का फैमिली टाइम रहता, खाना खाते खाते न्यूज़ देखते रहते, तो दैट इज अ प्राइम टाइम। तो मतलब बोलने का ये है कि भी आपको मार्केटिंग कैसे करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कैसे मार्केटिंग करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टाइमिंग इसके लिए बहुत मैटर करता है। नॉट सेलिब्रेटिंग वर्क प्रोग्रेस विद द टीम मेंबर्स। चलो आपका सेल्स का टारगेट आपने अचीव किया, महीने का एक टारगेट रखा हुआ था, आपका टीम ने पूरा मिलकर उसको अचीव कर दिया, लेकिन हमारा फर्म क्या मालूम है क्या, हम लोग वो सेलिब्रेशन करते नहीं हमारे टीम के साथ में। चलो भाई हाँ आपने इतना बिजनेस लाया, आपने इतना, तो एट द एंड ऑफ द डे हमने टारगेट अचीव किया। टारगेट अचीव करने के साथ में हमको ये करना चाहिए, बीइंग अ बॉस इन द बिजनेस और बीइंग द मैनेजर इन द बिजनेस, पूरी टीम को लेके बैठना चाहिए, कुछ उनको बिरयानी वगैरह खिलाना चाहिए या अच्छा खाना वगैरह खिलाना चाहिए, भाई हाँ ये हमारा टारगेट था, आज हमने अचीव किया, और इसका सब में अच्छा कंट्रीब्यूशन था, सबका अच्छा कंट्रीब्यूशन था, सबने अपने एफर्ट डाले। आप देखो दूसरे महीने में आपके टारगेट को फिर अचीव करते हो,
उनको पता है अगर 31 को क्रेडिट पार्टी होने वाली फिर से टारगेट अचीव हो। इट्स अ विन विन सिचुएशन। क्या लॉस कर रहे हैं आप? कुछ भी ना लॉस कर रहे हैं, आप टारगेट अचीव कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉय भी खुश, आप भी खुश। इफ यू आर हैप्पी दे आर हैप्पी, इफ दे आर हैप्पी यू आर हैप्पी अल्टीमेटली, बिकॉज़ गिव एंड टेक रिलेशनशिप है बिजनेस में, आप जितना ज्यादा दोगे वो आपको उतना रिटर्न करेगा। तो जरूरी है आपके वर्क प्रोग्रेस को आप अपने टीम मेंबर के साथ में सेलिब्रेट करना। वर्किंग कंसिस्टेंटली बट नॉट गेटिंग पेड, मैं यही बताया, अपने आप को पेमेंट कभी सैलरी लिया ही नहीं हम लोगों ने हमारे बिजनेस में से। काम कर रहे हैं 8 घंटे कर रहे हैं 10 घंटे कर रहे हैं, कभी हमारी सैलरी कैलकुलेट नहीं किया। सब आ रहा बोले मेरा प्रॉफिट है मेरा बिजनेस है मैं ही सब ले रहा हूं। अरे भाई आप टाइम भी तो लगा रहे हैं ना। अभी जैसे मेरे भाई की एग्जांपल दिया था 10 घंटे मेरे साथ काम करेंगे तो मेरे से सैलरी मांगेंगे मेरे को, लेकिन अपने बिजनेस में 10 घंटे लगा रहे हैं लेकिन सैलरी भी मांगी से क्यों? मेरा बिजनेस है। अरे आपका बिजनेस, लेकिन आप बिजनेस में एक्टिव हो, बिजनेस में एक्टिव है कि आप, तो आपकी सैलरी की कैलकुलेट होती नहीं होती, पगार बनती नहीं बनती आपकी। बिजनेस तो छोड़ा आपका है, बिजनेस का मतलब क्या है? प्रॉफिट कमाना है, लेकिन आपका भी टाइम लगेगा ना उसमें। अभी मैं एक साइलेंट इन्वेस्टर हूं, मैंने इनकी कंपनी में 50 लाख रुपए लगाए, जाकिर भाई मैं आपके पास 50 लाख रुपए लगा रहा हूं, मेरे को महीने को इतना प्रॉफिट एंड लॉस है दोनों की चीजें इस्लामिक शरीयत के हिसाब से, तो मेरा इतना बनता है। मैं ये साइलेंट पार्टनर हूं, मेरा काम इन्वेस्टमेंट करना था मैंने कर दिया, उनका काम बिजनेस देखना है, तो वहां से भी मेरे को मेरा डिविडेंड आ रहा है, मेरा प्रॉफिट आ रहा है ना। इसको साइलेंट पार्टनर हो। आप अपने बिजनेस में साइलेंट पार्टनर है क्या? नहीं है, आप एक्टिव पार्टनर है। तो एक्टिव पार्टनर होते हुए आपके खर्चे भी निकलना जरूरी है, आपको पॉकेट मनी है, आपका पेट्रोल का एक्सपेंसेस है, आपकी सैलरी है। तो इसलिए बताता हूँ बहुत सारे लोग इसीलिए फेल होते हैं कि वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं लेकिन अपने आप को पेमेंट नहीं कर पाते। नो क्लैरिटी, क्लैरिटी इज पावर, एब्सोल्युटली मान, मैं इस बात को 100 तरीके से मान लो, जब तक बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्लैरिटी बोलो क्या करना है मुझे, क्या अचीव करना है बिजनेस के थ्रू। मेरी क्लैरिटी जब तक नहीं है तब तक मेरा रोड मैप नहीं बनेगा, जब तक मेरा रोड मैप नहीं बनेगा, जब तक मेरा एक्शन प्लान नहीं होगा, जब तक मेरा एक्शन प्लान नहीं होगा तब तक मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा, जब तक मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। तो क्लैरिटी इज एब्सोल्युटली पावर, क्लैरिटी इज, बोलो क्लैरिटी इज, क्लैरिटी बहुत जरूरी। नो बिजनेस नॉलेज एंड स्किल्स, बिजनेस तो बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन बिजनेस का नॉलेज भी नहीं है, स्किल्स भी नहीं, ये भी बहुत जरूरी है आपको बिजनेस का नॉलेज। बिजनेस का नॉलेज आपको स्कूल से मिल सकता है, यूट्यूब से मिल सकता है, जितने भी चैनल अवेलेबल है एजुकेशन का, आइदर ई मार्केट प्लेस है, सॉरी ई लर्निंग प्रोसेस है, वहां से जहां से भी मिल सकता है। तो फ्री का नॉलेज ले लो यार, कहां से भी मिलता है। तो नॉलेज इज समथिंग वेरी वैल्यूएबल, गुड नॉलेज है, नॉट बैड नॉलेज। कहां पे भी कौन सा भी नॉलेज आपको मिल रहा है, ग्रैब इट, दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। नॉलेज कभी आपका वेस्ट नहीं होता है, नॉलेज इज नॉलेज, हमेशा आपको फायदेमंद ही रहता है। नॉलेज बहुत जरूरी है आपकी। स्किल्स आपको एक्वायर करना पड़ेगा, वो स्किल्स कैसे है कि आपके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से आपके स्किल्स बिल्डअप होंगे, है ना। केपीआई जिसको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कस्टमर सर्विस के लिए कैसे, हाउ टू बिल्ड द स्ट्रांग कस्टमर रिलेशनशिप, उसके लिए मैं बताया मैं आपको। कैलकुलेट एनपीएस, नेट प्रमोटर 9 to 10, हमेशा आपके पास है ना एक नेट प्रमोटर रहना चाहिए। आपके कस्टमर आपको कितने पॉइंट दे रहे हैं सर्विसेज और प्रोडक्ट के लिए, उससे आपको पता चलेगा कि आप देखते हैं कि क्या बोलते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे रिव्यू रहते कि नहीं, स्टार दिया रहता, स्टार दिया रहता है, वो दैट इज अ नेट प्रमोटर एक्चुअली, कि कितने लोग आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को रेफर कर रहे हैं, कितने लोग आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लाइक कर रहे हैं। तो यू शुड बिल्ड अ नेट प्रमोटर इटसेल्फ इन योर बिजनेस, जहां से आपको पता चले कि आप कस्टमर सर्विस में लॉस कर रहे हैं, प्राइसिंग उसे हैंडल कस्टमर कंप्लेंट को हैंडल एज अ टोल, जब तक समझेंगे नहीं करेंगे आप बहुत कस्टमर करो, कस्टमर नहीं जाओगे इसमें कस्टमर मेक हिम ब्रांड। मैंने बताया हुमा मेडिकल का एक एग्जांपल दिया, मैंने आपको अमेज़न का एक एग्जांपल दिया। However, I don't want to deal with them. I mean, I don't have personal dealing with them, but I'm still promoting them. Why? Because I experience good services and good products. है ना? मैंने Amazon को बताया कि मेरे इमीडिएट अगर मेरे 19-20 हो रहा है मेरे फिटिंग में, मैं रिटर्न किया उसको। Sorry to say, all traders, Amazon is a challenge for you. सब बेच रहे हैं Amazon और आप सस्ते में बेच रहे हैं।
और इमीडिएट कैश इतना जबरदस्त ईआरपी सिस्टम बनाया उन्होंने, मेरा अभी आके वो क्या बोलते हैं कुरियर वाला मेरा मेरा रिटर्न पैकेज भी नहीं पकड़ा, मेरे अकाउंट में पैसा है। अभी हमारे यहाँ तो कहते हैं भाई आने हमारे बॉस अभी आए नहीं, हम बाद में से आओ, हमारे नो आए नहीं बाद में से, लेकिन अमेज़न आए नहीं, जैसे मैंने रिटर्न किया पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। एंड दिस इज द बिगेस्ट ट्रिक फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। अमेज़न फ्लिपकार्ट को इतना आसान इजी मत लो, मीशो मिंत्रा, this is the biggest challenge for you guys, trust me. If you are not going to survive, if you are not going to provide good services to your customers, immediately they will shift to Amazon, immediately they will shift to Flipkart. क्या जा रहा उनका ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इजी हो गया, क्यों मैं चल के आपकी शॉप पे आऊं, क्यों मेरे को इतना डिले हो रहा है, मैं तो मेरी चॉइस के हिसाब से देख रहा हूं, वहां पे तो आपको सेल्समैन का नॉलेज है नहीं, पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को जो चाहिए मैं Amazon पे सर्च कर रहा हूं, इमीडिएटली मेरे सामने रिजल्ट आ रहा है, इमीडिएटली सेल कराओ, इमीडिएटली पेमेंट कराओ, 3-4 दिन में घर पे आ रही डिलीवरी, नहीं लाइक हो रहा है रिटर्न कराओ, पैसे रिटर्न आ रहे हैं। तो ये चैलेंजेस है आपके लिए, आप समझो बात को। बहुत जोमेटो स्विगी का मैं एग्जांपल, बहुत सारी चीजें हैं मेरे बताने जैसे, टाइम बहुत हो रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं। जोमेटो और स्विगी रेस्टोरेंट्स और फूड एंड बेवरेज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, शायद मुझे लगता है 2-4 साल के बाद में जोमेटो और स्विगी सब रेस्टोरेंट खरीद लेंगे, उनके पास डेटा है भाई। मेरा बेटा झूठ बोल सकता है, लेकिन डेटा झूठ बोल सकता है क्या? एग्री करते हैं मेरे बात से? Zomato और Swiggy क्या कर रहे हैं? They are burning the investors' money for nothing. What I am telling? They are burning the investors' money for nothing. They are burning the investors' money for the future business. अभी मेरे को बताओ, अंदर के नगर में Zomato को सब पैटर्न मालूम है। अंदर नगर के लोग कितने बार ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, बिरयानी ऑर्डर करते हैं या नॉन वेज वेज ऑर्डर करते हैं या पूरी भाजी ऑर्डर करते हैं, प्राइस टिकट क्या होगा, कितने का ऑर्डर करते हैं, हफ्ते में कितने बार करते हैं, महीने में कितने बार करते हैं, फैमिली वाले कितने बार करते हैं, फास्ट फूड कितना ऑर्डर करते हैं, जोमेटो के पास सब डेटा है। अभी मैं आया दुबई से, शाना बन गया एकदम पैसे से लेके, मेरे को बोला भाई मेरे को रेस्टोरेंट खोलने का काम, खोलने का अंतरू के नगर में खोलने का, मैं क्या करता, अंतरू के नगर के बारे में कुछ आइडिया नहीं, मैं क्या करता जोमेटो के पास जाता, भाई डेटा दे दो मेरे को, किस चीज का डेटा चाहिए, अंतरू के नगर में लोग क्या खाते क्या नहीं खाते, कितने लोग वेज खाते हैं कितने लोग नॉन वेज खाते हैं। जोमेटो क्या बोलता है, क्या बोलता है जोमेटो, 5 लाख रुपए दो, डेटा दे। चैलेंज है भाई चौपाटी, अगर कस्टमर को इंप्रूवमेंट नहीं करोगे जोमेटो आपको टेक ओवर करेगा तो 2 साल के अंदर देखना। इतना जबरदस्त मार्केटिंग प्लान पे काम कर रहा है, हमको पता ही नहीं उनको क्या कर रहा है, हमको क्या लग रहा है सस्ता में था, जोमेटो सस्ता देने ईडे क्या हो, मैं एक चीज ऑर्डर करूं आपके पास में 125 का नूडल्स, जोमेटो पे कितने में दे रहा है, 80 में दे रहा है मेरे को जी, ठीक है, मैं वो चीज मैं आपके पास आके कहूं आप मेरे को 125 रुपए चार्ज कर रहे हैं, मैं घर में बैठ के 1 में बता रहा हूं। जोमेटो की स्ट्रेटजी को समझो, जोमेटो क्या कर सकता है, मतलब क्या करता है, उसके पार्टनर के साथ में जाते हैं, भाई 125 का मेन्यू ना आपका, आपको सेल्स का वैल्यू हम इतना दे रहे, महीने में इतने ऑर्डर ला के दे रहे, आप एक काम करो 125 का आपको 100 रुपए में रखो, तो क्या होते हैं मेरा काम क्या है, पैकिंग करके रखना है, मैं आके लेके जा रहा डिलीवरी कर रहा हूं, एग्री हो गए ना। जोमेटो क्या करता है, जो भी मार्केटिंग प्लेयर है ना उनके साथ में एसोसिएशन करता है, क्योंकि देखो अभी मेरे को यहाँ पे 15-20 रुपए का लॉस हो रहा, क्योंकि ये 125 की डिश थी, मैं कस्टमर को 180 में दे रहा हूँ, तो 25 रुपए बिना एग्री हो गए, 25 को 15-20 रुपए कहाँ से लाने का, तो इनको क्या बोला भाई चौपाटी का मैं एसईओ करा रहा हूँ, एसईओ मतलब क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मैं डाला चाइनीज फूड फौरन से चौपाटी का नाम पूरा ऊपर आया, उन्हें क्या बोलते जोमेटो वाले भाई हम आपकी मार्केटिंग करें एसईओ में, आप एक काम करो महीने का हमारा 25,000 का पैकेज है, बरस में हम आपको कितना 3 लाख रुपए 2.5 लाख का साइन करो, 2.5 लाख आपको चुकाए इसमें, ठीक है, वो 15-20% भी वहाँ पे कवर हुए। अब उनका मेन खर्चा कहाँ पे है, डिलीवरी बॉय का मेन खर्चा है, डिलीवरी बॉय जो करते हैं ना उनका मेन खर्चा डिलीवरी बॉय में, डिलीवरी बॉय का सैलरी उनका पेट्रोल का एक्सपेंसेस है, उन्हें क्या कर रहे हैं मार्केट से फंड उठा रहे हैं, बिजनेस में हमारे डालो को मार्केट से फंड उठाकर क्या कर रहे हैं कस्टमर को ये सर्विस दे रहे हैं, बट अल्टीमेटली उनका जो इनकम सोर्स है ना ये है डेटा, और आने वाले जमाने में जिसके पास जितना स्ट्रॉन्ग डेटा रहेगा उतना उन्हें मार्केट में सर्वाइव करेगा, तो ये डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रिलायंस को जियो क्या किया, जियो ने थर्ड कंपटीशन सबको खत्म कर दिया, कितने ऑपरेटर थे हमारे पास में 2012-13 में 9-10 ऑपरेटर थे, आज कितने हैं, खाली 3, वो भी क्या बोलते हैं वोडाफोन और आइडिया भी बनाया उन्होंने, वोडाफोन आइडिया एयरटेल जियो,
मोटा भाई ने क्या किया मालूम है क्या? जैसे मैं बोला रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे चला गया ना, वहीं से सोचना शुरू कर दिया। एंड एज पर द इंफॉर्मेशन, मुकेश अंबानी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई 2,20,000 करोड़, कितना 2,20,000 करोड़ उन्होंने 4G टेक्नोलॉजी में खर्चा कर दिया होगा। ये सब लोग अभी ना किरीजी वॉइस कॉल में स्मार्ट होता है कि उन्होंने सोचा कि भाई हाँ वॉइस कॉल में कुछ नहीं है, डेटा में है, आने वाला जो पीरियड है वो डेटा में आने वाला है। तो उन्होंने एक 4G टेक्नोलॉजी पे काम किया और डेटा पे काम करना शुरू किया। जैसा उनका स्ट्रैटेजी, जैसा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, सिम कार्ड सेल बांटे पहला, जियो के सिम कार्ड पहले उन्होंने फ्री में बांटे, मालूम है आपको? पहले प्रमोशन में उन्होंने तकरीबन 12 करोड़ सिम कार्ड बांटे। कितने? 12 करोड़ फ्री में, 3 महीने का डेटा फ्री। लोगों को आदत आ गई, फ्री में मिल रहा, ले रहे लोग, क्या आधार कार्ड देने का, सिम कार्ड लेने का, 3 महीने का डेटा फ्री। पहला सेशन जैसे कंप्लीट हुआ 12 करोड़ का, दूसरा प्रमोशन भेज दिया रन किया उन्होंने, फिर से उन्होंने 10 करोड़ सिम कार्ड फ्री में बांटे, 22 करोड़ का। कंटिन्यू आदत लगती है लोगों को, एडिक्शन बन गया लोगों का फ्री में डेटा यूज करने। तीसरा प्रमोशन रन किया, ऐसा करके 3 प्रमोशन में 34 करोड़ पेनिट्रेशन किया उन्होंने, 34 करोड़ कस्टमर्स का। आप हिसाब लगाओ, अभी आप चार्ज कर रहे हो महीने में एक कस्टमर को 200 रुपये चार्ज कर रहे हो, करेंगे तब 200 करोड़। आज उनका टोटल मार्केट पेनिट्रेशन है 44 करोड़ सिम कार्ड का, 44 करोड़ अकेला हर महीना, 44 करोड़ इनटू 200 करोड़, आई डोंट नो कितना फिगर। मोटा भाई ने क्या किया मालूम है? वो सेंचुरी से अपना पैसे इन्वेस्ट किया, विद इन 1 ईयर आरओआई निकल जाता। आरओआई बोले ना मैं, आरओआई कितना इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 2,20,000 करोड़ इन्वेस्ट किया था उन्होंने। मोटा भाई गुजराती इतना होशियार में थे ना, बहुत होशियार थे, तो उन्होंने पूरा अपना आरओआई निकाल दिया। तो ये है कि आप ब्रांड बहुत आगे चले जाते हैं, ब्रांड एडवोकेसी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हाउ टू इंप्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे इंप्रूवमेंट करना है, उसपे भी स्ट्रैटेजी है, उसपे भी कुछ फ्रेमवर्क है, उसपे भी काम करना है। कस्टमर को अपना लॉयल कैसे बनाना है, लॉयल बनाने के बाद वो कस्टमर बार-बार आप ही के पास आए, है ना। बिजनेस एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजीज है, एक्सपेंड स्ट्रैटेजी कैसे एक्सपेंड करना है, कितना बात करना है, बहुत हो गया इतना। बिजनेस को एक्सपेंशन कैसे करना है, प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है आपका, बिजनेस के गोल्स, डेवलपमेंट एक्सपेंशन, टेरिटरी कैसे इंक्रीज करना है, समझो मेरा सोलापुर में, महाराष्ट्र में कैसे एक्सपेंड करना है, पांड्या में कैसे एक्सपेंड करना है, नंबर ऑफ कस्टमर को कैसे बढ़ाना है मेरे को, टर्नओवर कैसे इंक्रीज करना है, टर्नओवर 10 टाइम्स कैसे इंक्रीज करना है, उसके स्ट्रैटेजी पे काम करना जरूरी है बिजनेस एक्सपेंशन में। बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे करना है वो भी चेक करना है। कॉस्ट इफेक्टिव, असली जो प्रॉफिट है ना बिजनेस का, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, खर्चे पर कितना कंट्रोल है आपका, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ता है, राइट। खर्चे आपके वो बोलते हैं ना, चवन का ना आटाने का क्या, चवन्नी का, हां चाराने का इनकम है, आटाने खर्चा है, उसमें क्या आपका बिजनेस का लॉस होगा। इसीलिए आपका जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है उसको कितना आप रिड्यूस कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है। स्ट्रैटेजिक अलायंस, पार्टनरशिप कैसे करना है बिजनेस में, ये भी बहुत जरूरी है, मैं बताता हूं व्हाट वर्क फॉर एक्स में जा रहा हूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं ये बिजनेस कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूं, देखिए आप हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, ये यंग लोगों के लिए है। पहला जो ग्रुप ए बनाया मैंने, हाउ टू स्टार्ट अप स्टार्टअप और बिजनेस, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या रहती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है अपने बिजनेस के अंदर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितना मैटर करता है बिजनेस के लिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज मस्ट एक्चुअली, बिजनेस में आपको एक्सपैंड करना है, बिजनेस इंक्रीज करना है, सक्सेस करना है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आपको बहुत काम करना जरूरी है। और ग्रुप बी मैं बता रहा हूं, ये ऑन स्पॉट बुकिंग के बता दूं मैं आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, डिजिटल मार्केटिंग को आपको जैसे बताया कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, बहुत जरूरी है। आप टारगेटेड ऑडियंस के पास तक पहुंच सकते हैं, इंस्टेड ऑफ रीचिंग टू जनरल ऑडियंस यू कैन रीच टू द टारगेट ऑडियंस। टाइम मैनेजमेंट की क्या अहमियत है बिजनेस के अंदर, कैसे उसको कैटेगराइज करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा फ्रैंचाइजी का बिजनेस मॉडल कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग, कस्टमर सर्विस का मॉडल क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट कोर्स मैं आज लॉन्च कर रहा हूं। जो भी लोग जुड़ना चाह रहे हैं मेरे से, मैं उनके लिए खास एक ऑफर लेके आ रहा हूं आज। आइदर ग्रुप ए या ग्रुप बी, जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है, आई एम जस्ट गोइंग टू चार्ज यू 299 रुपीस।
एक्चुअल कॉस्ट उसकी होती है अगर देखा जाएगा तो 25,000 के ऊपर होती है वो, लेकिन 299 में मैं कोर्स आपको ऑफर कर रहा हूँ। अगर आप आज रजिस्टर करते हैं तो कोई भी रोल अप की देखो, ये जो पहले है ये एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन के लिए है, ठीक है, और ये एंटरप्रेन्योर के लिए दोनों भी फिक्स हो सकते हैं एक्चुअली। एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी अच्छा है और एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए भी अच्छा है। अगर आप कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये फी का मॉडल रहेगा मेरा, बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस मींस वी टॉक अबाउट मनी, राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया मुझे। आप सभी लोगों का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आपने इतना वक्त दिया मुझे। हाँ, यहाँ पे एक बाइट्स का इवेंट हो रहा है, लाइट चल रहा है, ये न्यूज़ चैनल का बाइट्स का इवेंट होने वाला है।